हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। तो आज हम लोग को काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, दैट इज़ एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज का हम लोग का ये टॉपिक रहेगा एटम एंड स्ट्रक्चर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ पे हम लोग एटॉमिसिटी, वैलेंसी, केमिकल सिंबल, हाउ टू फॉर्म दी फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में सीखने वाले। रदरफोर्ड का जो मॉडल ऑफ एटम था, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं, उसके यूजेस क्या होते हैं, डिफरेंट यूजेस क्या होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट आइसोटोप्स कौन कौन से डिफरेंट जगहों में यूज़ किए जाते हैं। तो आज सारी चीज़ें देखने वाले, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये लेक्चर रहने वाला है। तो इसको आप मिस मत करिएगा और अच्छे से इसको रिवाइज भी करिएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। बिल्कुल विशाल नैतिक, दरोगा हप्पू सिंह, सबा चौस, राहुल सर, अभी सीजीएल मेंस के लिए वीडियो प्राइवेट कीजिए सर, अभी सीजीएल मेंस के लिए वीडियो प्राइवेट कीजिए, 10-15 डेज के लिए प्राइवेट ही तो है। सृष्टि, निशु, अंशिका, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात, वाटर एटम्स। एटम्स हैं क्या? जैसे हम लोगों ने कल देखा था, जब बात आई थी व्हाट इज़ मैटर, तो हम इंडियंस कैसे पीछे रहते हैं, हमने पंच तत्व का कॉन्सेप्ट दिया। ऐसे ही जब बात आई एटम्स की, तो हम इंडियंस कैसे पीछे रहेंगे। तो हमारे महर्षि कन्नड़ जी ने कॉन्सेप्ट दिया कि आप किसी पदार्थ को ना, पदार्थ मतलब मैटर को डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचोगे जब उसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, वो है एटम्स। ठीक है, फिर इंडियन सॉरी जो वेस्टर्न्स थे, उन्होंने भी अपना कॉन्सेप्ट दिया कि एटम्स मतलब जब भी आप किसी मैटर को इस तरह से डिवाइड करते रहोगे तो वो एक इनडिविजिबल स्टेट तक पहुंचेगा। फिर इन एटम्स का, और एक्चुअल में अगर हम देखें तो एटम्स हैं क्या। एटम्स जैसे कि हमारा घर है, घर में रूम्स हैं, रूम्स में वो रूम्स किससे बने हुए? ईंटों से बने हुए हैं। जैसे कि हमारा बॉडी है, बॉडी में हमारे, हम लोगों ने बायोलॉजी पढ़ रखी है कि बॉडी हमारी, और जो हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स का बना हुआ है। लिवर है, इसमें पैनक्रियाज है, बहुत सारे, ठीक है, बहुत डिफरेंट ऑर्गन्स का बना हुआ है। और ये ऑर्गन्स बने हुए हैं टिश्यूज़ के, ये टिश्यूज़ बने हुए हैं सेल के। यानी व्हाट वाज द सेल? सेल वाज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, हम बोल सकते हैं। फिर फंडामेंटल यूनिट है वो सेल। उसी तरह एटम्स बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसी भी मैटर के। ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसी भी मैटर के। किसी भी, कोई भी जो पदार्थ है वो इसी से बनता है, एटम से। और एटम्स का, एटम्स नाम किसने दिया था? ये डेमोक्रिटस ने दिया था, डेमोक्रिटस। इस पे फर्दर काम किया गया, और हमारे एक साइंटिस्ट आए, लावॉइजर जी, उन्होंने काफ़ी इस पे काम किया और हमें दो कॉन्सेप्ट दिए। एक और हुए जोसेफ प्राउस्ट, उनके साथ मिलके। ठीक है, लेवॉइजियर और प्राउस्ट ने, ठीक है, लेवॉइजियर और प्राउस्ट आप याद रखना। इन लोगों ने दो लॉ दिए ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहला तो उन्होंने बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा लॉ दिया उन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये क्या थे? तो इन्होंने बोला कि जब कोई एक केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, द मास ऑफ रिएक्टेंट्स, द मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट remains constant। ये इन्होंने दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जैसे अगर हम किन्हीं दो चीज़ों को रिएक्ट करवा रहे हैं, ए मान लेते हैं, ए को बी से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो जो हमें सी प्लस डी मिल रहा है, अगर हम ए और बी के दोनों को मास के कंबाइन कर लें, वो बराबर आएगा सी और डी के कंबाइंड मास से। ये पहला लॉ दिया इन्होंने, लेवॉइजियर और प्राउस्ट ने। और दूसरा दिया लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शंस। इन्होंने बोला मैनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स एंड ईच such compound had the same element in the same proportion irrespective of their of the compound came from or who prepared it। इसका मतलब ये है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, कि आप चाहे पानी अपने घर का ले लो, ठीक है, या नाले का ले लो, या कहीं का भी पानी ले लो, उसमें H2O के ही वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे और इसी फिक्स्ड प्रपोर्शन में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपके घर का पानी H2O होता है और नाले का लोगे तो H1.5 या फिर H3O2 निकल आएगा कुछ। ये है बस इतना सिंपल सा चीज़, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, कि जो कंपाउंड बनता है, जैसे वाटर कंपाउंड H2O, तो इसमें जो एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम, चाहे कहीं से बया हो चाहे किसी ने बनाया हो।
ठीक है, अगर पानी है, अगर वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन 2 उसमें होगा और ऑक्सीजन 1, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर ही H2O का वाटर, ये H2O का मॉलिक्यूल बनेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक, फिर डाल्टन जी आए, उन्होंने अपनी कुछ एटॉमिक थ्योरी दे डाली। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? ये जॉन डाल्टन ने दी थी। सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने ये बोली, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। जितना भी मैटर हम देखते हैं, मैटर अगेन कल हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ मैटर, अब इसीलिए हमने कल मैटर पहले पढ़ा था, ताकि ये जब मैटर करूँ तो आप ये ना बोलें व्हाट इज़ दी मैटर। हमारी एक लाइब्रेरी की मैडम हुआ करती थी ठीक है, जब भी शोर मचता था तो बस उनका यही स्टेटमेंट, क्लास व्हाट इज़ दी मैटर और क्योंकि हम लोग ने नया नया मैटर पढ़ा था उस समय क्लास 7th या 8th में, तो बस हम लोग अपनी डेफिनेशन चालू कर देते थे। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों? क्योंकि बाद में जाके अभी गलत प्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एटम्स, अभी हम देखेंगे एटम्स को भी डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, यानी उसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इनका मानना था डाल्टन जी का कि एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये मैंने बोला कि ठीक है इनडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, डिवाइड कर सकते हैं, दैट डजंट मीन कि सारी पॉस्टुलेट इनके गलत हैं। ठीक है, सही है बस सिवाय एक चीज़ के, बाकी सब कुछ सही है इनका। ठीक है, एटम ऑफ एन गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले ये भी पढ़ लेते हैं 4th नंबर पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो ये मैंने ले लिया, मान लेते हैं आयरन की रॉड है ये, ठीक है, ये आयरन रॉड है, ये मान लेते हैं कॉपर की रॉड है। तो इसमें आयरन के ही एलिमेंट मिलेंगे मुझे, ऐसे ऐसे करके आयरन ही मिलेंगे, चाहे मैं इसको उठा लूँ, चाहे इसको उठा लूँ, चाहे इसको उठा लूँ, चाहे इसको उठा लूँ, सब आपस में सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, सेम मास होगा। लेकिन और वही मैं कॉपर का अगर ले लूँ, ठीक है, कॉपर का ले लूँ, चाहे इसको उठा लूँ, चाहे इसको उठा लूँ, चाहे इसको, सेम मास, सेम प्रॉपर्टी, सब कुछ सेम होगा। बट अगर मैं इसके यानी Fe के एटम को या फिर आयरन के एक एटम को कंपेयर करूँ कॉपर वाले से, कॉपर के एटम से, डिफरेंट होगा। वही बस सिंपल सी चीज़ लिखी हुई है। ठीक, तब ये इतना ऑब्वियस नहीं हुआ करता था, तब इतना सिंपल नहीं था, है ना, तब कुछ पता ही नहीं था इन सारी चीज़ों के बारे में। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। एटम्स जो होते हैं ये कंबाइन करते हैं स्मॉल होल नंबर्स में कंपाउंड बनाने के लिए। होल नंबर मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप हमेशा H2O देखोगे, CO2 देखोगे, N2O देखोगे, NO2 देखोगे, CO देखोगे, आप कभी ये नहीं देखोगे H1.5O, C2.5O 1.5। समझ रहे हैं आप, होल नंबर पे कंबाइन करते हैं, पॉइंट फॉर्मेट फ्रैक्शन ऐसे नहीं कंबाइन करते। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम वो कांस्टेंट रहेगा किसी कंपाउंड में। जैसे कि अभी हमने देखा वो H2O है तो H2O ही रहेगा, चाहे आप कहीं से भी उसको लें। ये बोला डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने। आई होप इतनी चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, उतना ही फोकस करने की ज़रूरत है जितना नीडेड है, और मैं उतना ही उसमें फोकस करूँगा जितना जिसकी नीड है। वहाँ पे ज़्यादा फोकस करूँगा जहाँ से क्वेश्चन SSC पूछ रहा है ज़्यादा। ठीक है, बेवजह मैं फालतू को इसी एक ही चीज़ पे ओवर फोकस यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब ऐसा मैंने कोई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से, पहली बात तो हम लोगों ने देख लिया डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी सिंपल सी चीज़ है कि भाई सभी हर चीज़ हर मैटर एटम से बना हुआ है। पहली चीज़ वो इंडिविजुअल पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन में ना तो क्रिएट हो सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय। फिर हमने पढ़ा कि वो किसी सेम एलिमेंट के जो एटम है वो आइडेंटिकल होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो अनआइडेंटिकल होंगे, डिफरेंट होंगे। वो हमेशा होल नंबर में कंबाइन करते हैं। खत्म बात, सिंपल सी चीज़ें, बस हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक थ्योरी परमाणु सिद्धांत दिया किसने था, डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक, अब आते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट, कि किसी एलिमेंट का हम सिंबल कैसे निर्धारित करते हैं। हम कॉपर को Cu ही क्यों लिखते हैं, हम आयरन को Fe ही क्यों लिखते हैं, हम पोटेशियम को K क्यों लिखते हैं, हम मैग्नीशियम को Mg क्यों लिखते हैं, हम एल्यूमिनियम को Al क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखो कि हम मैग्नीशियम को Mg लिख देते हैं, बड़ा आसान याद करना है, मैग्नीशियम मैं ग, ठीक है, एल्यूमिनियम Al हो गया, बाप कितना आसान है कि नहीं। और अगर हम बोलूँ जैसे कि रुबीडियम Ru, कितना आसान है। तो फिर ये आयरन का Ir क्यों नहीं लिख दिए थे, Fe क्यों लिखे, सोडियम का Sa क्यों नहीं लिख दिए, Na क्यों लिखे, पोटेशियम का P क्यों नहीं लिखे, K क्यों लिखे पोटेशियम का। ठीक है, क्या कारण था। जैसे कि कॉपर का भी CO नहीं लिखे, कॉपर का हम Cu लिखे। ठीक है, तो इसके डिफरेंट रीज़न है। देखो जितने भी हमारे केमिकल एलिमेंट के जो सिंबल होते हैं
वो ऐसे निर्धारित होते हैं जो भी उनका नाम है उसका पहला लेटर ले लो, उसको कैपिटल फॉर्म में लिख दो, कैपिटल फॉर्मेट में लिख दो, और दूसरा लेटर उसका स्मॉल लिख दो। अगर दूसरा लेटर आप लिख रहे हैं तो उसको स्मॉल लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखने जा रहा हूँ जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है ALUMINIUM, पहला लेटर ले लो कैपिटल, दूसरा ले लो स्मॉल, स्मॉल ही लेना, दूसरा वाला कैपिटल ना लेना। ले लिया तो पाप हो जाएगा। कैसे पाप होगा देखो यहाँ पे। अगर मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ कोबाल्ट की, ठीक है, चलो मैंने कोबाल्ट ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने कैपिटल C लिया और ये स्मॉल ना लेके कैपिटल ले लिया। ये पता है ये कोबाल्ट नहीं रहा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड बन गया। अभी वो कोबाल्ट एलिमेंट था लेकिन जैसे ही मैंने O लिखा ना तो इट सिग्निफाइज कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर मैंने ये कैपिटल O लिख दिया तो, समझ रहे हैं आप? तो क्यों इंपॉर्टेंट है कि पहला एलिमेंट, पहला जो लेटर है दैट शुड बी कैपिटल और दूसरा वाला स्मॉल। ये बेसिक सी चीज़ें, पूछता नहीं, ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता इससे, ठीक है। अभी तक तो नहीं देखा है, बाकी अब किसी तरह से पूछ भी सकते हैं, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। तो फिर से उसी चीज़ पे वापस आते हैं कि क्यों इसका आयरन का IR नहीं लिख देते, सोडियम का ऐसे नहीं लिख देते और पोटेशियम का P नहीं लिख देते। एक सेकेंड रुको। यू आर करंटली यूजिंग वायरलेस इमरजेंसी। ठीक है, चलो। तो क्यों हम इसका IR नहीं लिख देते? इसका रीज़न ये है कि जो सिंबल ऑफ आयरन है इसको लैटिन नेम से लिया गया है फेरम। सोडियम को जो लिया गया है वो नैट्रियम वर्ड से लिया गया है। जो इनके लैटिन, ग्रीक, इस तरह के जो जहाँ पे लैटिन, ग्रीक जो इनके नेम हुआ करते थे आयरन के, जैसे हमारे यहाँ लोहा बोलते हैं, तो अगर मान लो कि इंडिया काफ़ी उस समय वैसा होता जब ये एलिमेंट फॉर्म, मतलब इंडियन नेम लिए जाते, तो इसको क्या लिखा जाता? LO लिखा जाता फिर आयरन को, अगर लोहा ही होता, ठीक है, इस तरह से। तो सोडियम को ग्रीक लैंग्वेज में या फिर लैटिन में नाट्रियम बोलते थे, तो नाट्रियम से Na ले लिया। पोटेशियम को कैलियम बोलते थे, तो K ले लिया। पूछ लेगा ये, इसी वजह से लिखा है यहाँ पे मैंने, ठीक है। ऐसे ही कॉपर का जो नेम है, कॉपर, वो जिस जगह से मिला सबसे पहले, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ से लिया गया, साइप्रस। ये साइप्रस देश का नाम है, जो आपको मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में देखने को मिलेगा। जब आप ऐसे मेडिटेरेनियन सी देखना ऐसे, तो एक ऐसे छोटा सा ऐसे कंट्री होगा, एक आइलैंड कंट्री होगा, वो साइप्रस। वहीं से सबसे पहले कॉपर मिला और वहीं से इसका नाम पड़ गया कॉपर। ये अभी CHSL में पूछा गया था। तो ये भी याद रखना कि जो सिंबल ऑफ आयरन है ये Fe, ये लैटिन नेम फेरम से लिया गया है, सोडियम नाट्रियम से लिया गया, पोटेशियम कैलियम से लिया गया है। बाकी हम किस तरह से लिखते हैं वो हमने देख लिया। अब बात ये आती है, एक क्वेश्चन बनता है, हु for the first time gave the symbol for chemical element and who for the first time used it? तो दो नाम याद रखना, Berzelius gave the symbols, ठीक है, gave for the first time, ठीक है, gave for the first time the symbol for chemical element, for केमिकल एलिमेंट। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इनको यूज़ किसने किया, तो डाल्टन ने, ठीक है, डाल्टन यूज्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने इनको यूज़ में लिया, इनको अप्लाई करके देखा डाल्टन ने फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बर्जीलियस और डाल्टन, ये दो नाम अच्छे से याद रखना, बर्जीलियस एंड डाल्टन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंबल फॉर दी सम एलिमेंट्स एज प्रपोज बाय डाल्टन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इस तरह से ये इन्होंने प्रपोज किए थे डाल्टन जी ने, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू दी एटॉमिसिटी, बट एटॉमिसिटी अभी देखेंगे नहीं। एटॉमिसिटी देखने से पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि हम लोग वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ लें, हम ये समझ लें कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तब शायद आपको ज़्यादा और बेहतर से समझ में आएगा। वैसे समझ में अभी भी आ जाएगा अगर मैं आपको बताऊँगा, लेकिन और बेहतर से समझ में आएगा अगर हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे कि कैसे शेल भरी जाती है, शेल होती क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से हुई जिस तरह से आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लेकिन इससे हमें कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ इससे मतलब है किसने करी, बात खत्म, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो जे थॉम्सन ने करी। बट बिफोर दैट कुछ बेसिक सी चीज़ें, जैसे कि चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन में, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास अगर बात करें, मास कितना होता है, तो मास होता है 9.11 × 10⁻31 kg। तो आप देख सकते हैं कितना कितना कितना
कम मास होता है। अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने देखा था डाल्टन ने ये बोला था, या फिर इससे पहले यही माना जा रहा था कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, यही बोला था ना, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं चाहे कुछ भी कर लें। तो इसीलिए फिर जब बाद में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो ये चीज़ गलत प्रूव हो गई, क्योंकि एटम्स के अंदर भी बाद में पता चला कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं जो इससे भी छोटे होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल 3 निकल के आए वो थे आपके, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा था प्रोटॉन और तीसरा था न्यूट्रॉन। ठीक, तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो सबसे पहला हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सबसे पहले किसने करी, जे थॉमसन ने। और इसके चार्ज की अगर बात करें -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास आप देख सकते हैं इसका 9.11 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन की अगर बात करें +1 यूनिट होता है, यानी कि सिमिलर आपका इसमें चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में बिल्कुल बराबर चार्ज होता है, बस इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, चार्ज इसमें कितना होता है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, बस प्लस में होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम चार्ज की यूनिट होती है। इसकी अगर प्रोटॉन की मास की बात करें 1.673 इंटू 10⁻27 kg। तो मुझे ये बताइए जल्दी से, इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा हुआ या फिर प्रोटॉन का मास ज़्यादा हुआ, जल्दी से बताइए। और लोकेशन अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस मिलता है हमें, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर बैठे रहते हैं। ये कैसे पता चला वो अभी हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पे साफ साफ देखिए 10⁻31 kg छोटा है 10⁻27 kg से, है ना, इतनी मैथ्स तो आपको आती होगी। यहाँ पे 10⁻27 kg बड़ा है, ठीक है, रादर देन 10⁻31 kg। तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा हुआ एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक, नाउ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इस तरह से हुई, वो सब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आई अगेन रिपीट, बस हमें ये पता होना चाहिए किसने डिस्कवरी करी। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी करी वो जे थॉमसन ने करी। प्रोटॉन की अगर बात करें तो प्रोटॉन अभी हम देखेंगे रदरफोर्ड ने, ठीक है, रदरफोर्ड ने करी। और न्यूट्रॉन की करी चैडविक ने। ठीक है, इसको हम याद कर सकते हैं ईंट पर नाच करके। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं नचा देता हूँ, देखो, ईंट पर नाच करके इसको हम याद रख सकते हैं। ठीक है, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, टी से हो गया थॉमसन, ठीक है, पी से हो गया प्रोटॉन, और आर से हो गया रदरफोर्ड, ठीक है, और एन से हो गया न्यूट्रॉन, और सी एच से हो गया चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। प्रोटॉन कुछ इस तरह से हमें कैनाल रेस के रूप में प्राप्त हुए थे। ये सारा एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन करके गए थे, गोल्डस्टीन। तो सर फिर हम प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड क्यों लिखते हैं, तो अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं होंगे तो गोल्डस्टीन होगा ऑप्शन में, देन वो आपको मार्क करना है। लेकिन बात ये है कि गोल्डस्टीन ने ये कैनाल रेस की डिस्कवरी करी। इन्होंने बोला कि ये पॉजिटिवली चार्ज रेज हमें मिलती हैं जब इस तरह से हम ये पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में। ठीक है, बट ये कैनाल रेस का जो पॉजिटिवली चार्ज कैनाल रेस थी, इनका ये नामकरण नहीं कर पाए थे, और ये बहुत ज़्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिसके बारे में रदरफोर्ड ने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया। इसीलिए प्रोटॉन की डिस्कवरी मेन क्रेडिट की जाती है रदरफोर्ड को। बट अगर वो ऑप्शन में नहीं होगा तो गोल्डस्टीन। अब मुझे पता है जल्दी से लोग पूछेंगे कमेंट में कि दोनों होंगे तो क्या करेंगे। दोनों होंगे तो तुम्हें नाच करना है, ठीक है, वहाँ पे दोनों होंगे तो ईंट पे नाच नहीं करना तुम्हें। दोनों नहीं होंगे पहली बात तो, ठीक है, दोनों नहीं होंगे ऑप्शन में। अगर दोनों होते हैं तो आंसर रदरफोर्ड होगा, ठीक है, दोनों नहीं होंगे। अभी तक तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा है। अब आते हैं थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल दिया। जे थॉमसन आए जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ही रहे हैं, साथ साथ हम अपनी थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट्स भी दे देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला इन 1904 प्रपोज दैट एन एटम वाज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव। इन्होंने बोला एक एटम होता है, इट इज़ लाइक अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, यानी पॉजिटिव 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 वर एम्बेडेड, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। दिस मे बी कंपेयर्ड विद अ वाटरमेलन इन विच सीड्स वर एम्बेडेड और विद अ पुडिंग कंटेनिंग करेंट्स ड्राई फ्रूट्स। दिस मॉडल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज द रदरफोर्ड थॉमसन्स मॉडल। इन्होंने बोला एटम में पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है, ये देखो भरा 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 कितना है, पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव हो रखा है, हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव हो रखा है, ठीक है, और कहीं कहीं पे नेगेटिव है, कहीं कहीं पे नेगेटिव इस तरह से आपको देखने को मिलेगा जो इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर रहा है। जिस तरह की एक वाटरमेलन होता है, एक तरबूज होता है, तरबूज में ये आपका होता है क्या, तरबूज में इस तरह से ऐसे 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 ये पिंक कलर होता है जिसको हम खाते हैं, है ना, ये पल्प होता है। तो पल्प को उन्होंने बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज की तरह, ये जो पल्प है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरह है, और इसमें जो सीड्स दिख रही हैं दीज आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी को इन्होंने उससे भी कंपेयर किया, ये जो पडिंग होती, पडिंग क्या होती, खीर,
ठीक है, पडिंग होती है खीर जो होती है आपकी, ठीक है। खीर में जिस तरह हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, पूरा खीर में क्या होते हैं, पूरा जैसे चावल या फिर जिस भी चीज़ की है तो पूरा वो रहता है वाइट वाइट वाइट, और उसमें ड्राई फ्रूट्स जो पड़े हुए हैं दीज आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स। ये बोला थॉमसन जी ने, बट ये सही मान ली रदरफोर्ड ने, लेकिन जब वो खुद करने गए एक्सपेरिमेंट तब उन्होंने पाया ये तो उनके साथ धोखा हुआ है। कैसे उनको पता चला कि धोखा हुआ है? तो उन्होंने इस तरह से एक डब्बा लिया, रेडियो एक्टिव सोर्स लिया यहाँ पे, ठीक है। इस रेडियो एक्टिव सोर्स में से क्या करवाया, ये देखो खट 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 कुछ निकल रहा है यहाँ पे भी देख सकते हो। ये इन्होंने एक डब्बा लिया, ठीक है, लेड का बनाया डब्बे को, वो फॉर दी ऑब्वियस रीजंस। तो फिर इसमें क्या किया इन्होंने, एक अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स रखा अंदर और अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया, दे अल्फ़ा पार्टिकल भका बक छोड़ एकदम इन्होंने। अब अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, डबली चार्ज हीलियम एटम होते हैं, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं आपके डबली चार्ज्ड हीलियम एटम होते हैं ये, ठीक है। तो जब इन्होंने बम्बार्डिंग कराई ना तो इनका दिमाग बम्बार्ड कर गया। कैसे? ये एक्सपेक्ट कर रहे थे डिफरेंट चीज़ें जो कि थॉमसन जी ने बोली कि हाँ हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन कुछ कुछ ऐसे ऐसे देखने को मिलते हैं। उन्होंने ये बात सच मान ली, तो उन्होंने सोचा चलो हम एक्सपेरिमेंट करके इसको देखते हैं। लेकिन जब इन्होंने ये काम किया तो ही वॉज सरप्राइज्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वॉज इंटरेस्टेड in knowing how the electrons are arranged within an atom. Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, fast-moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. तो ये किस पे बम्बार्ड करवाए? ये जो आप येलो कलर की देख पा रहे हो दिस इज अ गोल्ड फॉयल, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो दिस इज अ गोल्ड फॉयल। इन्होंने इसको गोल्ड फॉयल को बम्बार्ड करवाया काफ़ी भयंकर रूप से, ठीक है। फिर एक तरह से जैसे नहीं पत्थर मार रहे हैं वैसे टाइप, ठीक है। तो थिन गोल्ड फॉयल क्यों ही ली अभी वो भी हम देखेंगे। ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉयल बिकॉज ही वांटेड एज थिन एज अ लेयर एज पॉसिबल एंड द गोल्ड फॉयल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक। ये चाहते थे कि अपने एक्सपेरिमेंट को बहुत ही प्रिसाइज बनाएं, और प्रिसाइज बनाने के लिए जितने कम एटम्स होंगे उतना ही बेटर रहेगा, जितनी थिन शीट होगी जिसमें बम्बार्ड कराएंगे उतना ही बेटर रहेगा। तो गोल्ड में क्या था, गोल्ड हम पढ़ेंगे, हमारा अगला चैप्टर कल वाला होगा, और कल हमारी पॉलिटी की वन शॉट क्लास है, इसी टाइम मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से चालू होगी, और इसीलिए केमिस्ट्री की जो कल से क्लासेस हैं वो अब इवनिंग टाइम में शिफ्ट हो गई हैं, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता 6:30 PM पे, मोस्ट प्रॉब्ली 6:30 या 7 PM पे आपकी क्लास स्टार्ट होगी। किसकी? केमिस्ट्री की। कल से शाम को ही रहा करेगी अब, ठीक है, बिकॉज वन शॉट अब आएंगे तो कल वन शॉट रहेगा पॉलिटी का, ठीक है। तो इन्होंने गोल्ड फॉयल को, और परसों मोस्ट प्रॉब्ली आपका केमिस्ट्री में ब्रेक रहेगा ताकि जितना सारी चीज़ें हुई उसको आप डाइजेस्ट भी कर सकें, है ना। तो ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉयल। तो हम कल पढ़ेंगे जब मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे कि गोल्ड मेटल में एक प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी करके, कि उनको पीट पीट के पतली पतली चादर बनाई जा सकती है, उसको मैलिएबिलिटी बोलती हैं। तो गोल्ड में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि उसकी बहुत थिन आप उसकी शीट बना सकते हो, और उतनी थिन बनाने के बाद भी उसमें 1000 एटम्स की वो थिक रहती है। 1000 एटम्स जब उन्होंने बहुत थिन बनाई तब जाके वो 1000 एटम्स थिक बन पाई जाके। समझ रहे हैं मैं बताना क्या चाह रहा हूँ? मैं बताना चाह रहा हूँ कि एटम इतने छोटे होते हैं कि इतना पतला करने के बाद भी, या फिर अगर मैं कंपेयर करूँ जो हमारा शीट ऑफ पेपर होता है ना, पेपर में आप ये मान लो कि मिलियन ऑफ एटम्स होते हैं, मिलियन ऑफ एटम्स। तो समझ लो कि कितनी थिन बनाई होगी इन्होंने। अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज हीलियम आयंस, अभी बता चुका हूँ। सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल इन द गोल्ड एटम्स। सिंस द अल्फा पार्टिकल वर मच हैवियर दैन द प्रोटॉन्स ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज रिफ्लेक्शन। तो इन्होंने एक्सपेक्ट ये किया था क्योंकि एटम के अंदर, मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर, एक एलिमेंट के अंदर सब पॉजिटिव रहता है। हीलियम को बम्बार्ड करवा रहे हैं, मेन तो ज़्यादा पॉजिटिव ही रहता है, हीलियम को बम्बार्ड करवा रहे हैं, हीलियम भी पॉजिटिव है, और हमें पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो क्या होगा कि डिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिबाउंड इसलिए नहीं मारेगा क्योंकि हीलियम बहुत भारी है, जो हीलियम को बम्बार्ड कर रहा है बहुत भारी है, तो भारी होने की वजह से वो हल्का सा डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा लौट के वापस आ जाए, वो हल्का सा ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशंस थी, बट सरप्राइज़ मिला किसको? हमारे रदरफोर्ड जी को, ठीक है। और उनके लिए ऐसे ही सरप्राइजिंग था ये एक्सपेरिमेंट जैसे कि एक टिश्यू पेपर में, ठीक है, एक शेल फायर किया जाए, वो वापस लौट के आ जाए और आपको हिट कर दे, इतना इनके लिए सरप्राइजिंग था। सरप्राइजिंग इसलिए था बिकॉज जब इन्होंने ये अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई ना, तो इन्होंने देखा कि ज़्यादातर तो निकल गए, ज़्यादातर तो स्ट्रेट ही निकल गए, कुछ हुआ ही नहीं उनमें, तो रिबाउंड डिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं हुआ।
उन्होंने डिफ्लेक्शन एक्सपेक्ट किया था, हुआ भी, लेकिन बहुत कम में। ये डिफ्लेक्ट हुआ टू अ सर्टेन लार्ज एंगल, बस यही दो डिफ्लेक्ट हुआ। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो वैसे तो बहुत सारे उन्होंने मिलियंस को बम्बार्ड करा, लेकिन मैं बोल देता हूँ 9 अल्फा पार्टिकल। 9 में दो डिफ्लेक्ट हुए हैं, एक रिबाउंड मारा है, यानी पूरा लौट के आ गया है, और जितने बाकी 6 हैं वो स्ट्रेट पास हो गए हैं, पास्ड विदाउट एनी काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन, कोई कुछ नहीं हुआ। ये इनके लिए सरप्राइजिंग था। यहाँ से इन्होंने इस चीज़ को कंक्लूड किया कि कोई भी जो एलिमेंट होता है ना, कोई भी एलिमेंट होता है, उसके अंदर सब खाली होता है। खाली होता है क्यों? क्योंकि तभी तो पास कर गया। अगर खाली ना होता तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन तो होता, तो इसलिए वो एकदम पास कर गया वहाँ से। अच्छा, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन तो भाई हमारा कैसा इलेक्ट्रॉन, मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही, इसका हमने देखा प्रोटॉन से भी कम मास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये सीधे निकल गए, तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर जो स्पेस है इनसाइड द एटम वो एम्प्टी है, खाली है। फर्स्ट, ये पहली चीज़ इन्होंने कंक्लूड करी। दूसरी चीज़ इन्होंने कंक्लूड करी, यहीं से आप देखो, ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे खोल रखा है, बाकी यहाँ पे तो लिखा है कि मोस्ट ऑफ द फास्ट अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉल दैट इज वेंट अनडिफ्लेक्टेड, सम वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स एंड सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ 12,000, अब यहाँ तो मैंने 9 है, 9 में एक दिखाया है, बट 12,000 पार्टिकल में से एक बस रिबाउंड मारा, यानी कि गॉट डिफ्लेक्टेड बाई 90 डिग्री। तो ये इनके एक्सप्लेनेशन थे कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज ज़्यादातर तो पास कर गया बिना डिफ्लेक्ट ही हुए। Some particle were deflected from their path indicating that there is a positive charge inside the atom. अगर डिफ्लेक्ट किया मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज तो है, तो ये जो एकदम पास से निकले ना, न्यूक्लियस के पास से, ये पॉजिटिव वाले, ये जो पॉजिटिव अंदर घुसा हुआ है, ये वाला पॉजिटिव आप देख पा रहे हैं ना, ये पिंक कलर का, इसके पास से जो कि होके गुजरा है अल्फा पार्टिकल, वो हल्का सा डिफ्लेक्ट हो गया है, क्योंकि ये पॉजिटिव और वो भी पॉजिटिव, तो हल्का सा डिफ्लेक्ट। जो इसके सीधे सिर में टक्कर मारा है जाके, ये गया, ये साइड से जाता तो रिफ्लेक्ट हो जाता, लेकिन सीधे सिर में टक्कर मारा है तो इस वजह से डिफ्लेक्ट हो गया। यानी कि इन्होंने ये बोला कि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल वर दोज हु पास्ड क्लोज टू दिस पॉजिटिव बॉडी, जो अंदर बैठी हुई है, जो उसके पास से निकला अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ, और अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल वर विच दे पास्ड वेरी क्लोज टू पॉजिटिव बॉडी, यानी जो उसके सिर पे टक्कर मारे हैं वो डिफ्लेक्ट हुए, वो एकदम रिबाउंड मारे हैं, जो पास से निकले हैं वो हल्का से डिफ्लेक्ट हुए हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को कंक्लूड किया, ठीक है। इनके कंक्लूजन क्या थे कि द स्मॉल हैवी पार्ट पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट विद इन द एटम वॉज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, जो पॉजिटिव है वो न्यूक्लियस है, केंद्रक है। रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड अ मॉडल नोन एज रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, एन एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। तो बोला रदरफोर्ड ने, अब सुनो मेरी, ये डाल्टन जी को गलत बता के गए थे। न्यूक्लियस जो होता है अंदर होता है, किसी एटम के 2 पार्ट होते हैं, एक तो न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियस के अलावा जो हिस्सा है एटम का। एंटायर मास ऑफ एटम, पूरा मास जो है इस पूरे एटम का वो अंदर है, ये है एटम कंसेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। सिंस इलेक्ट्रॉन हैव नेग्लिजिबल मास ऑफ एटम इज मेनली ड्यू टू प्रोटॉन्स, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो एकदम नेग्लिजिबल मास, हमने देखा 9.31 × 10⁻³ kg, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। तो जो भी मास है एटम का वो प्रोटॉन की वजह से है, हेंस प्रोटॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, तो इसी वजह से वो प्रोटॉन न्यूक्लियस में होंगे, तभी तो डिफ्लेक्ट मार रहे हैं। किसी लाइटर बॉडी से कोई चीज़ डिफ्लेक्ट थोड़ी ना कर सकती है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि ये कागज़ का ऐसे मैंने कागज़ कैसे नहीं वो हम कर देते हैं, ऐसे मैंने गोल गोल बना लिया, ठीक है। इसमें पत्थर मारूं, क्या पत्थर लौट के आ जाएगा क्या? लेकिन अगर कुछ पत्थर ऐसा हो और पत्थर उसमें मारूं तो पत्थर लौट के आ जाएगा। दैट मीन कि यहाँ पे भारी चीज़ होनी चाहिए तभी लौट के आएगा, मतलब जो अंदर बैठा हुआ है ये भारी है, तभी तो एक रिबाउंड मार रहा है अल्फा पार्टिकल, लेकिन बहुत ही छोटे पार्ट में कंसंट्रेटेड है, इसीलिए कुछ ही पार्टिकल रिबाउंड मार रहे हैं। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, द इलेक्ट्रॉन, पर ये रुक जाओ भी, ठीक है। तो सिंस सम अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बैक एंड अल्फा पार्टिकल हैवी पार्टिकल, दीज कुड बी डिफ्लेक्टेड बैक ओनली व्हेन दे स्ट्राइक अ हेवियर बॉडी, वही सेम चीज़। अब ये बताइए सबको समझ में आ गया कि नहीं ये चीज़? कोई ऐसा यहाँ पे किसी को दिक्कत? ये क्या है? ये भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया एक नमूना परीक्षण संदेश है। कृपया संदेश पर ध्यान न दें क्योंकि इस पर आपकी ओर से कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। यह संदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अखिल भारतीय आपात अलर्ट सिस्टम को जांचने हेतु भेजा गया। सिस्टम का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना और आपात स्थिति के दौरान समय पर अलर्ट प्रदान करना। ओके, आप लोगों के पास भी कुछ ऐसा आया है क्या, इमरजेंसी अलर्ट टाइप? बहुत अच्छे से समझ आ गया, ठीक। और ये पूछता है इसीलिए मैंने फोकस किया इस पे। वो मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में देखेंगे रोहित कुमार। टेक्निकल नॉलेज बोलने सर आप लेट क्यों आते हैं, अभी तुम वहीं पे पड़े हुए हो हैं? चलो अच्छा, आपको भी रिसीव हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो सही थी। अब रदरफोर्ड का भी कुछ बाद में जाके जो है इनकी थ्योरी में लफड़ा फंस गया पेच, ठीक है क्योंकि लफड़ा फंसाने वाले बैठे रहते हैं बनराकस टाइप के लोग, है ना। तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स का होता है भाई, इलेक्ट्रॉन ये मतलब इलेक्ट्रॉन तुम बोल रहे हो ऐसे घूम रहे हैं घर 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 करके, इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 ऐसे। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन है तो वो उसकी एक एनर्जी होगी, तो ऐसे घर घर घूम घूम के उसकी एनर्जी ख़त्म हो जानी चाहिए और वो न्यूक्लियस में समा जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता है? ठीक है, तो रदरफोर्ड जी ने बोला ऐसा इसलिए नहीं होता बिकॉज हमें नहीं पता। तो मैंने बोला कि द एवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ऐसा बोला गया। ये ड्रॉबैक्स थे, इनके ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। इफ दिस वर सो एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल एंड हेंस मैटर शुड नॉट एग्जिस्ट इन दैट फॉर्म। वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, ठीक है। तो मतलब ये एक्सपेक्टेड था, इन्होंने बोला था रदरफोर्ड जी ने कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अपने अपने ऑर्बिट में, अपने अपने रास्ते में, तो ये लोग अपनी एनर्जी को रेडिएट करते जाते हैं। तो ये बात आई कि जब रेडिएट करते जाते हैं तो फिर इनकी एनर्जी तो कम होती जानी चाहिए और फिर न्यूक्लियस में गिर जाने चाहिए। तो उसके हिसाब से तो एटम एग्जिस्ट ही ना करे, फिर तो अनस्टेबल हो। लेकिन हम तो जानते हैं स्टेबल है, तो फिर ऐसा क्यों है? तो बोर जी ने बोला रुको मेरा रदरफोर्ड हर चीज़ में सही था, लेकिन उसमें जो डिफेक्ट है उसको मैं सही करूँगा। तो नील्स बोर जी है। नील्स बोर ने वॉज अ डैनिश फिजिस्ट इन 1913 प्रपोज अ न्यू मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने एक नया मॉडल को प्रपोज किया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मॉडल ऑफ एटम वॉज दैट इलेक्ट्रॉन्स revolve only in certain fixed orbits around the nucleus without losing energy in the form of radiations। पहली बात उन्होंने बोला कि जो बोर जी ने कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस वो करते हैं। देखिए सारी चीज़ें सही थी रदरफोर्ड जी की कि न्यूक्लियस एक एटम का छोटा सा पार्ट होता है जो अंदर होता है, पूरा मास वहीं पे रहता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है बिकॉज प्रोटॉन वहाँ पे लाई कर रहे हैं न्यूट्रॉन भी, लेकिन वो तो ज़ीरो है, तो प्रोटॉन है तो नेट पॉजिटिव हो जाएगा। वो सारी चीज़ें सही थी, बस इलेक्ट्रॉन को लेके बोर जी का मतलब वो सही नहीं बता पाया, जो कि नील्स बोर जी ने बोला कि ये अपनी एक डिस्क्रीट ऑर्बिट फिक्स्ड शेल्स में घूमते जा रहे हैं और ये कोई रेडिएशन नहीं कर रहे हैं, कोई एनर्जी लूज़ नहीं कर रहे हैं। वो उस पर्टिकुलर शेल की एनर्जी है जिसकी वजह से घूम रहे हैं। एक पर्टिकुलर शेल की एक एनर्जी होती है जिसकी वजह से घूम रहे हैं, ठीक है। वो एनर्जी को रेडिएट तभी करेगा इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है जब वो एक रास्ते से दूसरे, एक रास्ते को छोड़ के दूसरे में जाएगा, दूसरे को छोड़ के तीसरे में जाएगा, यहाँ से छोड़ के किसी और के पास जाएगा, उस केस में एनर्जी रेडिएट होती है। ऐसे नहीं घूमने में एनर्जी रेडिएट होती है। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस मॉडल ऑफ एटम आर एज फॉलोज। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, वही सेम जो हम देख चुके हैं, रदरफोर्ड ने बोला था। इन पर्टिकुलर एटम ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व एट द डिस्क्रीट ऑर्बिट। डिस्क्रीट ऑर्बिट का मतलब वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट का मतलब होता है पथ यानी रास्ता, रास्ते में घूमते हैं। देयर फॉर ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स। तो इनको एनर्जी लेवल या शेल्स के नाम से भी जानते हैं, शेल। एज एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इज फिक्स्ड, ऑर्बिट की एनर्जी ना कि इलेक्ट्रॉन की। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेशनरी स्टेट्स। दीज आर नंबर्ड एज 1 2 3 4, जैसे ये पहली 1 2 3, चौथी 4, ऐसे करके। एज ए मूव आउटवर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे हम न्यूक्लियस से बाहर जाएंगे तो पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से। इसको हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ABCD नहीं, KLMN, यानी पहली शेल। ये जैसे न्यूक्लियस है अंदर, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पहली शेल है तो ये K शेल हुई, ये दूसरी है L शेल, तीसरी है M शेल, चौथी है N शेल। द एनर्जी ऑफ दीज शेल्स इंक्रीज एज वी मूव आउटवर्ड्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी कि N की K की कम होगी, उससे ज़्यादा L की होगी, उससे ज़्यादा M की होगी, उससे ज़्यादा N की होगी। जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी ऑफ द शेल विल इंक्रीज।
दस रिप्रेजेंटिंग द, अगर रिप्रेजेंट करेंगे एनर्जी तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। हाउ एवर द गैप्स बिटवीन द सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स और शेल्स अराउंड दी, मतलब इनके बीच में क्योंकि गैप है, इनके बीच में क्योंकि गैप है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को एक से दूसरे में जाना है देन वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, ठीक है। So long as an electron is revolving in particular orbit, it neither loses energy nor gain energy. Thus, the atom is stable and does not collapse. And this is known as ground state of an atom. Energy is lost or gained in an electron only when it jumps from one orbit to another. एक orbit से दूसरे में तब energy gain और lose होगी, और उस state को, उस अवस्था को excited state बोलेंगे। excite हो गया एटम जो है ना, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन वो excited एटम है, क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन excite कर गया, ठीक है। The energy gained or lost इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द टू एनर्जी। तो जितनी एनर्जी गेन किया फिर लॉस किया वो डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको, कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको इधर से इधर जंप लगानी है, ठीक है, तो क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसलिए उसको एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी। और कितनी एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी? जो इन दोनों शेल्स के बीच में एनर्जी गैप है, ठीक है, तो उसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। क्लियर? एनर्जी वही सेम चीज़ है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियस है कितना छोटा सा है, यहीं पे पूरा मास है रिसाइड करता है। ये पहली शेल है, दूसरी शेल है, तीसरी शेल है, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। अ फोटोन इज एमिटेड विद एनर्जी, ठीक है। तो जब ये यहाँ से यहाँ भागेगा, जैसे कि वो वहाँ से वहाँ जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, कम एनर्जी वाली शेल में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो रेडिएट करेगा, एमिट करेगा, एनर्जी एमिट होगी, बाहर निकलेगी, ठीक। चलिए, आयंस क्या होते हैं? द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयंस। एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। तो अभी कोई भी जैसे एलिमेंट है, ठीक है, कोई एटम में मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करता है, गेन करता है, तो उसकी वजह से आयन बनते हैं। एक को बोलते हैं कैट आयन, यानी इसको बोलते हैं ऋण आयन, ठीक है, ऋण आयन को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऋण आयन, ठीक है, ऋण आयन बोलते हैं इसको, ऋण आयन, ठीक है। आयन अलग से नहीं लिखेंगे, मैंने संधि विच्छेद कर दिया शायद इसका। और आपका होगा एक नेगेटिवली चार्ज, इसको बोलेंगे एन आयन, इसको बोलते हैं धन आयन, ठीक है। धन आयन क्यों बोलते हैं? धन आयन इसलिए बोलते हैं, एन आयन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन लेता है कोई एलिमेंट, और कैट आयन तब बनता है जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है एलिमेंट, ठीक है। जब इसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है कैट आयन और एन आयन नेगेटिवली चार्ज होता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड को अगर लें तो सोडियम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को देता है। अब वो क्यों देता है वो भी हम सीखेंगे, वो भी सीखेंगे अभी, ठीक है। तो इसने क्योंकि दिया तो पॉजिटिव और इसने लिया क्लोरीन ने तो नेगेटिव। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट और कैरिड आउट डिटरमाइन ये सारी चीज़ें। न्यूट्रॉन में बी डिफाइंड एज द सब एटॉमिक और फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज नो चार्ज, दैट इज इट इज़ न्यूट्रल पार्टिकल बट हैज़ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, यानी कि उसका जो मास होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है, प्रोटॉन के बराबर होता है। और ये भी आपका न्यूक्लियस में ही रिसाइड करता है। तो यहाँ पे आप जो ग्रीन और ये येलो बॉल्स देख पा रहे हैं, ये प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, और ये जो घूम रहे हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्लियर हैं? बताइए जल्दी से। सभी को क्लियर सारी चीज़ें? सर पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन ऐसे समझ लो इलेक्ट्रॉन का भाई है ये, ठीक है। अब जैसे कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज सेम होता है, एकदम सेम होता है, बट डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव और प्रोटॉन में पॉजिटिव, बट मास डिफरेंट होता है, राइट। पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है जिसका मास भी सेम होता है इलेक्ट्रॉन की तरह, और इसकी डिस्कवरी ध्यान रखना 1932 में करी थी कार्ल एंडरसन ने, ठीक है, कार्ल एंडरसन ने, ये बस ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्लियर, ओके, ठीक। अब बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। बस इसके बाद तो एटॉमिक नंबर मास नंबर है, एटॉमिसिटी और वैलेंसी खत्म फिर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर मास नंबर ध्यान से यार समझ लेना, क्योंकि फिर नहीं तो फिर आपको आइसोटोप आइसोबार ये सब समझ नहीं आएगा फिर जब भी हम पढ़ेंगे, ठीक। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? परमाणु संख्या इसको जो बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। परमाणु संख्या की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर इज़ ऑलवेज अ होल नंबर, ठीक है। ऐसे नहीं 3.5 4.5 इस तरह से नहीं मिलेगा होल नंबर। दिस इज बिकॉज एन एटम कंटेन्स होल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड हेंस हैव द सेम एटॉमिक नंबर। ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, जैसे कि मैंने आयरन एलिमेंट लिया तो उसके जितने भी एटम्स हैं तो उसका सेम प्रोटॉन होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। नो टू एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, कोई भी दो एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर, नो टू एलिमेंट, ओके, नो टू एलिमेंट। जैसे कि अगर मैंने कॉपर लिया, ठीक है, आयरन लिया, तो इनके सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकते हैं। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकते हैं किन्हीं दो के, ठीक है। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 होता है,
ठीक है, और 10 एटॉमिक नंबर इज कैरेक्टराइज, ठीक है, ऑफ कार्बन इज 6 नंबर, अदर एलिमेंट कैन हैव एटॉमिक नंबर इक्वल टू 6, ठीक है, नो अदर, यहाँ पे नंबर नहीं होगा, नहीं कार्बन का 6 होता है, नो अदर एलिमेंट कैन हैव एटॉमिक नंबर, 6 के बराबर किसी का नहीं हो सकता है, ठीक है। दिस एटॉमिक नंबर इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, ईच एलिमेंट हैज फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इसी वजह से जो एटॉमिक नंबर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, और उनको हम बोलते हैं कि भाई डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, राइट। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर, दिस इज बिकॉज एटॉमिक नंबर, वही सेम चीज़ लिखी हुई यार फिर से, ठीक। मास नंबर क्या होता है? द एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल हमने अभी देखा। मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट। हमें पता है कि कोई भी एटम है उसका जो पूरा मास है वो उसके न्यूक्लियस में रिसाइड करता है, और न्यूक्लियस में कौन बैठे हुए हैं? प्रोटॉन बैठे हुए हैं, न्यूट्रॉन। तो इसी वजह से मास नंबर किसी एलिमेंट का निकालना है तो आप उसके प्रोटॉन को और उसको न्यूट्रॉन को जोड़ दो, आ जाएगा। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसी को ही हम बोल देते हैं नंबर ऑफ, कलेक्टिवली इसको बोल देते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या बोल देते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन का मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। Since proton and neutron are present in the nucleus, these particles are collectively, लिखा भी हुआ यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स। thus the mass number of an element is equal to न्यूक्लियॉन्स present in them, ठीक है। प्रोटॉन और उसको आप जोड़ देंगे न्यूट्रॉन को तो आ जाएगा आपका, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाई Z, इसको कैपिटल Z सिंबल से डिनोट करते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। वेर एज मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई A, मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग विद द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। तो ये सिंबल हो गया एलिमेंट X, ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया, परमाणु संख्या, और ये हो गया परमाणु भार, दैट इज मास नंबर, ठीक है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है, जिसको हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोल देते हैं। अब ध्यान से सुनिए, जो एटॉमिक नंबर होता है, एक सेकेंड, वैलेंसी क्रिएट करने से पहले, ठीक है, ये अभी करने से पहले रुक जाना भी, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लिखो, आई थिंक लिखा होगा कहीं पे, पता नहीं ना, जहाँ पे भी लिखा होगा देख लेना अपने हिसाब से, बट यहाँ पे चलो यहाँ पे लिखो कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है दैट इज Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये होता है आपका एटॉमिक नंबर। जितना किसी एटॉमिक नंबर है, जैसे अभी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 देखा था ना, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 प्रोटॉन होंगे। अगर आपको न्यूट्रॉन निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? सर हमने अभी पढ़ा है कि मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ, मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, जो कि सेंटर में रिसाइड करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी कि P की जगह कैपिटल Z लिख सकता हूँ, एटॉमिक नंबर प्लस N, यानी कि अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे। सिंपल, ठीक। इलेक्ट्रॉन बताना है, प्रोटॉन बताना है तो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, न्यूट्रॉन बताना है तो मास नंबर से एटॉमिक नंबर को घटा दीजिए। वैलेंसी अभी रुक जाइए, अभी नहीं करना है। अभी आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हमारे नील्स बोर जी थे, जिन्होंने हमें ये बताया था, हमें ये समझ दी थी कि किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। शेल मतलब उसका ऑर्बिट या उसकी पाथ, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल एंड सो ऑन, ठीक है। पहली शेल को K शेल बोलते हैं, दूसरी को L, तीसरी को M और चौथी को N। तो उनसे फिर पूछा गया कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, क्योंकि जैसे कि इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, इसमें ज़्यादा, और एंड सो ऑन, है ना। तो अब ऐसा तो है नहीं कि पता चला किसी में 10 है तो 10 के 10 इसी में भर दिए, तो कुछ ना कुछ नंबर तो होगा। तो उन्होंने बोला एक फॉर्मूला हम तुमको दे रहे हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना और हमसे बार बार मत पूछना, सोने जा रहे हैं, 2n²। तो उन्होंने बोला जिस भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो n वो नंबर ऑफ शेल को डिनोट करेगा, इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। जैसे अगर पहली शेल में तुम्हें निकालना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो n की जगह 1 रख देना, 2 × 1 का स्क्वायर 2। दूसरे शेल में निकालना है तो n की जगह 2 रख देना, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन L शेल में 8 आ सकते हैं। क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली इससे, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तीसरी शेल मतलब M शेल, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, n की जगह 3 रख दीजिए, ठीक है, n की जगह 4 रख दीजिए अगर n शेल का निकालना है, खत्म, ठीक। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? मैंने कोई एलिमेंट ले लिया, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है सर? 3 है, ठीक है, इसका 3 है ना, इसका 3 है, ठीक है, 3 है, इसका 3 है। तो मुझे बताओ मैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन इसका भरूंगा। अब ये इलेक्ट्रॉन भरने की जो पूरा प्रोसेस होता है, इसकी क्रिया को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम किसी भी
उसमें एटम में अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं, जैसे कि अगर मान लो इसमें लिथियम में 3 मान कर लो, हैं 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? ये कॉन्सेप्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तभी अच्छे से वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। ये नहीं समझे तो वैलेंसी समझ में आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं वैलेंसी समझ में। वैलेंसी को क्या बोलते हैं? संयोजकता, ठीक है, तो वो समझ में आएगा ही नहीं। और एटॉमिसिटी यानी जो परमाणुता है वो भी और अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर ये समझ लोगे तो, ठीक। और ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये अभी हम लोगों ने समझ लिया है। अब 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? शेल में। सबसे पहली शेल से शुरू करेंगे, तो कितने पहली शेल में भरेंगे? भाई 2 से ज़्यादा तो भर ही नहीं सकते हैं। दूसरे में कितने भर सकते हैं? 8। अरे भाई 8 होने भी तो चाहिए, 3 उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तुम 8 कहाँ से भर दोगे? 2 तुमने भर दिए पहले वाले में, दूसरी वाली में 1 भरोगे, ठीक। चलो एक और ले लेते हैं, आप उसमें भरिएगा। ले लेते हैं नाइट्रोजन को। कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर? 7 होता है। ये आपको याद करना है, मैं भी बता दूंगा, बट अभी चलो मान लेते हैं किसी को कुछ याद नहीं है, तो ये आपको वैसे तो 20 तक कैल्शियम तक याद होना चाहिए, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक याद होना चाहिए। कुछ लोग, काफ़ी लोगों को याद होगा मुझे पता है, बट नहीं याद है तो आप याद कर लीजिएगा इसको, नहीं वो तो मैं ट्रिक भी बता दूंगा। लेकिन पहले आप ये कॉन्सेप्ट को समझो जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। जो नाइट्रोजन है, कितना एटॉमिक नंबर है? 7 है। अब कैसे भरूंगा? भाई पहली में तो 2 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते हैं, 2 भर दो। अब कितने बचे? 5 बचे, ठीक है। एक और लेते हैं अभी। अब ले लेते हैं मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम कितना होता है? 12 होता है मैग्नीशियम का, ठीक है। मैग्नीशियम का 12 होता है, तो हम भरना स्टार्ट किए। पहली में 2 हो सकते हैं मैक्सिमम, दूसरी में कितने हो सकते हैं? दूसरी में ये 12 भर दो, है ना। 12 कैसे भर सकते हो? दूसरी में तो 8 ही भर सकते हैं मैक्सिमम, दूसरी में तो मैक्सिमम 8 ही भर सकते हैं ना। और वो कैसे पता चला? 2n² फॉर्मूले से पता चला, इसलिए इसमें 8 भरेंगे। बचे कितने? 2 ही बचे। भले तीसरी वाली में 18 भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बचे ही नहीं 18, 2 ही है हमारे पास, ठीक। अब ये जो आप आखिरी में देख पा रहे हैं ना, आखिरी में ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, आखिरी शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आखिरी या फिर लास्ट शेल या फिर ऑर्बिट को बोलते हैं वैलेंस शेल, वैलेंस शेल या फिर वैलेंस ऑर्बिट। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो आखिरी शेल में घूम रहा है, आखिरी शेल में प्रेजेंट है, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे यही है वैलेंसी, यही है बस। अब ये यही समझ आ जाएगा सारी चीज़ें। ये समझ आया कि नहीं आया ये बता दीजिए एक बार। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? इज दिस क्लियर? ये सभी को क्लियर है कि नहीं कि कैसे लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को? अभय कुमार, लविश सही है, हिमांशु, नैतिक, योयो पिंक्स, प्रज्ञा सही है, प्रिया सिंह। बिल्कुल, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको हिंदी में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। यस यस, ओके 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 ओके। चलो, तो अभी आते हैं किस पे? ये चीज़ क्लियर हो गई। अभी आते हैं वैलेंसी पे। व्हाट इज़ वैलेंसी? वैलेंसी होती क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, पता है आपको आउटर मोस्ट संयोजी शेल जो है हमारा, ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ the atom of an element are called as valence electron. The outermost shell is called as valence shell. जो outermost shell होती है उसको valence shell बोलते हैं। वैलेंसी क्या होती है? the number, तो वैलेंस आप ये समझिए वैलेंस शेल क्या होता है? the number of electrons gained or lost or shared by the atom of an element so as to complete its octet or duplet in case of element having only k shell is called as the valency of an element. वैलेंसी होती है कि कोई भी एलिमेंट को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, देखो हर किसी को स्टेबिलिटी गेन करनी है, आपको भी स्टेबिलिटी गेन करनी है, तभी आप पढ़ रहे हो ताकि जॉब लग जाए, पैसा मिले, स्टेबल रहे लाइफ। जब हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए तो हमें स्टेबिलिटी पैसे से मिलती, इनको स्टेबिलिटी मिलती है एलिमेंट लोगों को जब इनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। इनकी जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है, ऑक्टेट मतलब सर जब इनकी वैलेंस शेल में, इनकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तब
ये क्या लिखा, और डुप्लेट इन केस ऑफ, ये छोड़ दो, ये बोल रहा है कि कुछ एलिमेंट होते हैं जिनमें सिर्फ के ही शेल होती है, के शेल होती है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन बेचारे का एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक, ठीक है। तो डुप्लेट का मतलब होता है दो जी। अब इसमें एक ही शेल होगी ना, के शेल, कई शेल होगी ना, सिर्फ एक ही शेल, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। तो सिर्फ जिसमें के शेल होती है उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये बेचारा बड़बड़ाता रहता है कि एक कोई दे दो, एक दे दो, तो शेयर कर लेता। अभी देखेंगे एटॉमिसिटी वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए वैलिड है जिसमें कि के शेल होती है, जिसमें, ठीक है। जैसे कि हीलियम अगर ले लें, हीलियम का एटॉमिक नंबर, ये देख लो यहाँ पे, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, दोनों के दोनों के शेल में भर जाएंगे, सिर्फ के ही शेल है, एल शेल तो है नहीं। तो इस वजह से इसका डुप्लेट कंप्लीट है, तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो सर इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्टेबल है, फिर क्या, रिएक्ट करेगा ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करेगा ही नहीं। होता क्या है, वैलेंसी में क्या होता है कि सबको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, सबको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो कोई देता है। सर लेने वाला तो समझ में आता है, देने वाला समझ नहीं आता, हमको नहीं आता। देखो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ढूंढो यहाँ पे कहाँ है सोडियम, ये है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11, ठीक। एक और ले लेते हैं यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इन दोनों को लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए प्लीज़ जल्दी से यहाँ पे, और क्लोरीन का लिख दीजिए। अभी मैंने आपको सिखाया सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 11 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, और इसमें 35 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी सीखा है। तो सर पहले वाली में 2 भर दो, दूसरी वाली में 8 भर दो, तीसरी वाली में अब एक ही बचा। सर पहली वाली में 2 भर दो, दूसरी वाली में 8 भर दो, कितने हो गए सर, 10 हो गए। फिर कितने भरोगे, 8 2 10 हो गए, 10 हो गए, और अब कितने बचे हैं, ठीक है 10, और इसमें कितने हो जाएंगे आपके 18, 28 हो गए, और 7 और हो जाएंगे, ठीक है। 2 8 18 और 7 बचे, तो 7 हमने भर दिए। पहली वाली में 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, दूसरी वाली में 8 आ सकते हैं मैक्सिमम, तीसरी वाली में 18 आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो कितने हो गए, 8 तो 10, 28 हो गए, और बचे कितने थे, 7 बचे थे, तो हमने फोर्थ शेल में भर दिया। अब देखो ऑक्टेट कब कंप्लीट होती है, जब 8 या 18 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिले तब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये अपनी ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर सकता है, जो सोडियम है, सोडियम अपनी जो ऑक्टेट है, सोडियम अपनी ऑक्टेट एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा। देखो सिंपल सी बात है, ये अपना ऑक्टेट कैसे पूरा कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके, और ये अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है इलेक्ट्रॉन दे के। क्यों, ये 7 इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकता है, बिल्कुल ले सकता है 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन खुद सोचिए इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होगा या फिर गेन करना आसान होगा। सर लूज करना आसान होगा, देना आसान होगा, इसलिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और उसको लूज कर देगा, उसको दे देगा ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, जिसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, जैसे 7 है, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और दोनों में क्या बन जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगी दोनों में, तभी हमारा बन जाएगा नमक, ठीक है, नमक बन जाएगा, डालो सब्जी में आराम से खाओ, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो गई वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। और वैलेंसी को ही ध्यान रखना इस तरह से डेफिनेशन दे के पूछता है कि व्हाट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, तो इसकी डेफिनेशन है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी, ठीक है। तो टू कैलकुलेट दी वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पहले लिखा जाता है, फिर वैलेंसी इस तरह से कैलकुलेट की जाती है, फॉर एलिमेंट हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि सर कोई जैसे कार्बन है हमारा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,4 होगा। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉनों की तब होगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन ही 4 गेन करके भी 8 इलेक्ट्रॉन कर सकता है, और 4 लूज़ करके भी। तो ये बेचारा दुविधा में फंस जाता है, और क्योंकि दुविधा में फंस जाता है तो इसीलिए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी शो करता है, और इसीलिए पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ इसी पे हम अलग से चैप्टर पढ़ते हैं, इसी एलिमेंट पे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स करके चैप्टर है, और कोई ऐसा नहीं है जिसपे हम अलग से किसी एक एलिमेंट पे ही पूरा चैप्टर हो, क्योंकि बेचारा कंफ्यूज रहता है जीवन भर। अब भाई जिसमें 3 है वो 3 लूज करना आसान रहेगा बजाय 5 गेन करने के, जिसके पास 5 है उसके लिए 3 गेन करना आसान है बजाय 5 को लूज करने के, लेकिन ये बेचारा कन्फ्यूजन में रहता है। तो जिसके पास 1 2 3 है वो लूज करेगा, जिसके पास 4 5 6 हैं, 4 5 6 7 हैं, वो आपका गेन करेगा, ठीक। अब ध्यान रखना इस केस में मैंने बोला सोडियम ने 1 लूज किया, क्लोरीन ने 1 गेन किया, दोनों की वैलेंसी एक ही होगी, वैलेंसी कभी +1 और -1 में नहीं दिखाई जाती है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये कैटायन बन गया, प्लस का चार्ज होगा, और क्लोरीन ने 1 आयन को गेन किया तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इसमें वो, लेकिन वैलेंसी कभी पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं होती, वैलेंसी 1 तो 1, ठीक। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। जैसे कि क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन में 2 8 सॉरी यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इसका एटॉमिक मास ले लिया क्या मैंने, सॉरी यहाँ पे मैंने इसका एटॉमिक मास ले लिया था,
ठीक है। और वैसे भी एटॉमिक मास अभी हम पढ़ेंगे 35.5 होता है जब भी हम आइसोटोप का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो 287 होगा इसका, सॉरी फॉर दैट। तो इसका मैंने आई थिंक एटॉमिक मास ले लिया था फ्लो में। यहाँ पे देखिए फ्लोरीन क्लोरीन, इसमें क्या होता है, हमें ये हेलोजेंस होते हैं, ठीक है। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो हेलोजेंस क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो 7 हो गए इसमें इलेक्ट्रॉन, तो इसको एक गेन करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो क्योंकि एक लेगा तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। अब क्यों एक लेगा, बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, ठीक है। 8 से ऑक्टेट कंप्लीट होगी। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब 6 है इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की आवश्यकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन करने गेन की आवश्यकता है, तो 2 वैलेंसी हो गई। नाइट्रोजन की अगर बात करें 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 2,5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और 3 इलेक्ट्रॉन करने की गेन की आवश्यकता है, तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। इज़ दैट क्लियर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन 9 है, उसका मास नंबर 19 है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, प्रोटॉन निकालिए, न्यूट्रॉन निकालिए, इसकी वैलेंसी निकालिए, ठीक है। वैलेंसी कितनी होती है, और यहाँ पे मैं कुछ और वैलेंसी के क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। हाँ चलो मैं आपसे क्वेश्चन लिखता हूँ एक, बताएंगे नियॉन की वैलेंसी कितनी होती है, नियॉन की वैलेंसी कितनी होती है, ठीक है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, जल्दी से। और आपको नहीं पता तो नियॉन का देख लीजिए, 10 होता है एटॉमिक नंबर, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे कहाँ है नियॉन, नियॉन लिखा होगा। नियॉन का 10 एटॉमिक नंबर होता है और मैग्नीशियम का 12 होता है, ठीक है। अब करिए इसको, कितनी इसकी वैलेंसी होगी। तो एटॉमिक नंबर 9 है और मास नंबर 19 है, ठीक। तो नंबर हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसका किसी का भी एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 9 हो जाएगा यहाँ पे। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम मास नंबर से एटॉमिक नंबर घटा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर देते हैं, एटॉमिक नंबर को मास नंबर से घटा देते हैं। तो यहाँ पे मास नंबर है 19, एटॉमिक नंबर है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। वैलेंसी अगर बात करें तो वैलेंसी आपका, क्योंकि 9 इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 2,7 भरेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के, नहीं वैलेंसी 1 हो जाएगी, संयोजकता 1 हो जाएगी। नियॉन की वैलेंसी 0 होगी, क्यों, क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10, ठीक है। 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 होगा, पहले से ही ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, वैलेंसी 0 होगी इसकी, कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 होगी इसकी। और सभी जितनी भी नोबल गैसेज होती हैं, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे हमारी नोबल गैसेज होती हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सब की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता, वो 0 होती है। जितने भी हमारे हैलोजन होते हैं 17 ग्रुप के एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब जितने भी होते हैं इनकी सब की 1 होती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, जो मैग्नीशियम होता है इसका 12 होता है, तो 2,8,2, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान है, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब यहीं से आप सीखेंगे कि कैसे केमिकल फार्मूले लिखे जाते हैं किसी कंपाउंड के, वो वैलेंसी के थ्रू ही लिखे जाते हैं। अगर आपको वैलेंसी नहीं पता होगी तो आप फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो मैं आपसे बोलूँ, ठीक है, दे आर सेटल्ड, बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे बोलूँ, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो बोलोगे सर AlCl3 होता है, इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या सिखाना, कार्बन, अरे सर ये तो हमने पढ़ा था बहुत, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ एक एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ एक कंपाउंड है, देयर इज़ अ कंपाउंड हैविंग 2 एलिमेंट, कंपाउंड हैविंग 2 एलिमेंट्स, ठीक है। कंपाउंड हैविंग 2 एलिमेंट्स, एक A है और एक B है, ठीक। वैलेंसी ऐसे नहीं, इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन A are 2, ऑलराइट, एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन B are 3। बताइए फॉर्मूला क्या होगा इसका, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। अब बताइए, अब अगर आपको नहीं पता होगा कैसे लिखते हैं तो झिल जाएंगे आप, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो कैसे नहीं झिलना है वो समझिए, कैसे फार्मूला लिखते हैं एक्चुअल में। ये तो क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं, हाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन मतलब कार्बन एक कार्बन, टेट्राक्लोराइड मतलब 4 रख देंगे तो क्लोरीन, ठीक है, तो वो बन जाएगा। लेकिन एक्चुअल में होता कैसे वो देखते हैं। जब हम किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड का उसका फॉर्मूला लिखने जाते हैं तो उसमें जितने भी जो 2 एलिमेंट हैं उनको लिख लेते हैं,
उनके नीचे उनकी वैलेंसी को लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी मुझे कैलकुलेट करके जल्दी से बताइए। 13 इसका होता है एटॉमिक नंबर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा, सिंपल बताने की जरूरत नहीं, 283 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 हो जाएगा, क्या 3 हो जाएगा इसका वैलेंसी, ठीक है। तो 3 लिख लो, इसको नीचे उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिख लो। क्लोरीन की अभी कैलकुलेट किए 1 2,8,7, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AlCl3। जब Al 1 होता है, जब किसी में 1 लगा होता है तो उसको हम लिखते नहीं हैं कि Al 1, ठीक है। जब 2 होता है तभी लिखते हैं, ठीक है। तो AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन और क्लोरीन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2,4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लोरीन अभी देखा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, CCl4, ख़त्म। अब निकाल लोगे इसका A का। A क्या है, A का वैलेंसी कितना है, ए में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी 2 होगी। इसको पता है मुझे और अच्छे से लिखना चाहिए था, बी का यहाँ पे लिख लो, बी का अगर यहाँ पे मैं लिख देता 6, बी का यहाँ पे मैं लिख देता 6, ठीक है, बी का लिख देता यहाँ पे मैं 6, ठीक है, बी का 6। अब बताओ फॉर्मूला क्या होगा। तो ए की वैलेंसी 2, ए में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो वैलेंसी 2 होगी, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ कर देगा। अगर इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा ये। अगर मान लेते हैं कि इसमें के शेल से ज़्यादा शेल है, मतलब जैसे ए है, ये आपका हीलियम भी तो हो सकता है, तो हीलियम ये 2 इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ना लूज़ करेगा, लेकिन फिर भी उसकी वैलेंसी लेकिन उस केस में उसकी 0 हो जाएगी, ध्यान रखना इस चीज़ को। बट यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो यहाँ पे 2 लिख लिया मैंने, ठीक। फिर अगर मान लेते हैं कि ये बी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्या हो जाएगा A2B2। और जब इस तरह से होता है कि A2B2 A3B3 तो हम सिंपल AB लिख देते हैं, समझ गए, क्योंकि 2 2 आप ये ऐसे समझ लो कट गई है, समझ गए आप, ये 2 2 कट गए, ऐसे समझ लीजिए आप कि हमने AB लिख दिया इसका। सर अगर जैसे नियॉन है तो जैसे जिसकी वैलेंसी 0 है, जो हमारी नोबल गैसेज है उनकी आपने अभी बताई वैलेंसी 0 है, तो उनका फॉर्मूला क्या होगा, कोई बताएगा उनका फॉर्मूला क्या होगा जिनकी वैलेंसी 0 होगी। गेस करना चाहते हो तो करिए जरा गेस, और जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो भाई जिसकी वैलेंसी 0 होगी, ठीक है, जिसकी वैलेंसी 0 होगी तो उसको क्या ही पड़ी है रिएक्ट करने की, जिसकी ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है तो वो कभी रिएक्ट करके कंपाउंड नहीं बनाएगा। हीलियम He2 को हमने तुमने देखा कि अब कभी He2 हो। अब हाइड्रोजन है बेचारे के पास एक ही है, एक और चाहिए, एक हाइड्रोजन बोलता है आओ ना मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ना, तो H2 बन गया। हीलियम शेयर करेगा क्या, नहीं करेगा, क्यों करे वो, क्यों कंपाउंड फॉर्म करे वो पहले से ही स्टेबल है तो फॉर्म ही नहीं करेंगे कंपाउंड, तो बात ही नहीं आती फॉर्मूले की। एन आयन M3+ कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 14 न्यूट्रॉन्स, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ द एलिमेंट। देखिए M3+ है ये, यानी 3 इलेक्ट्रॉन खोए हैं इसने, तब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअल में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, यानी एटॉमिक नंबर इसका 13 होगा। 14 न्यूट्रॉन है इसके पास, 14 न्यूट्रॉन है, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं, ठीक। न्यूट्रॉन 14 है, मास निकालना है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है, तो ये 13 लिख लिया हमने, ठीक है। तो ये कितना आ गया 27। तो ये जो एलिमेंट है, मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट है M है, उसका एटॉमिक नंबर 13 हो जाएगा और 27 एटॉमिक मास। 13 क्यों मैंने लिखा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल ये, लेकिन M3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इसकी स्टेट है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए इसने तब 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इसमें जोड़ दो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये निकल आएगा, क्लियर। अब पढ़ते हैं आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन, और ख़त्म करते हैं लेक्चर को, और आखिरी में पढ़ लेंगे एटॉमिसिटी, जो आपका 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ तुम लोग एक्सेंट को काफ़ी पकड़ रहे हैं ना, समझ में आना चाहिए चाहे एक्सेंट कैसा भी हो। आइसोटोप पे आते हैं भी, ठीक है, इनको समस्थानिक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, समस्थानिक। और जो भी यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, मैं आपसे अगेन माफ़ी मांगना चाहूँगा, मुझे पता है कि मैं उतनी चीज़ें जैसे मैं सोचता तो कि मैं ये चीज़ बोलूँगा, ये चीज़ पहली बात तो मुझे सारे टर्म्स के पता नहीं होते हैं जनरली स्पीकिंग, लेकिन काफ़ियों के पता भी होते हैं, तो वह एकदम फ्लो में मैं भूल जाता हूँ बोलना, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हिंदी मीडियम के हैं और उन्हें अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट में वो चीज़ ऐड कर दिया करिए, ठीक है, ताकि जो आपके बाकी सहपाठी हैं उनको इसमें मदद मिले, ठीक है।
आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास जो नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि ये है हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एटॉमिक नंबर देखिए तीनों में 1 है, तीनों में 1 है, बट यहाँ पे मास देखिए 1 है, इसका 2 है, इसका 3, यानी एटॉमिक मास इज डिफरेंट। एटॉमिक नंबर तो सब में सेम है। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इस आइसोटोप को, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। गेस मारिए इसमें से कौन सा आपका रेडियो एक्टिव होगा, इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव होगा आइसोटोप, ठीक। दैट आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट डिफर ओनली इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में डिफर करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितने होंगे, 0 होंगे, क्योंकि एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर घटा देंगे। इसमें कितने होंगे, 1 होंगे, इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 होंगे। तो न्यूट्रॉन तो डिफर करेंगे ही करेंगे बिकॉज एटॉमिक मास जो डिफरेंट है। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ये 3 आइसोटोप होते हैं और इसमें से अगर हम बात करें जो ट्राइटियम होता है ये आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है ये। ना आइसोटोप ऑफ कार्बन की बात करें तो कार्बन के डिफरेंट आइसोटोप होते हैं, जैसे कि कार्बन हैज़ मेनली 2 आइसोटोप प्रेजेंट, C6C12 एंड 6C14। बोथ हैव द सेम एटॉमिक नंबर दैट इज 6, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास उनका डिफरेंट है। इसको हम जो C, ठीक है, 14 ये, ठीक है, चलो। तो ये जो 6C14 है अभी हम देखेंगे, इसको हम यूज़ करते हैं कार्बन डेटिंग में, ठीक है। रॉक की जब हमें एज निकालनी होती है, ठीक है, जब हमें द रॉक की यानी ड्वेन जॉनसन की एज निकालनी है तो हम कार्बन 14 का आइसोटोप का यूज़ करेंगे। द आइसोटोप 6C12 हैज़ 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, ठीक है, बिकॉज इसमें 12 - 6 करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएंगे जो कि 6 निकल के आएगा। और इसमें अगर बात करें ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और 14 में से 6 घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी 8 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तीनों को। और C14 को हम यूज़ करते हैं रॉक की एज निकालने में, ठीक है, कार्बन डेटिंग। बट बिफोर प्रोसीडिंग हम कुछ और आइसोटोप भी देख लेते हैं। आयोडीन का आइसोटोप होता है I-131, इसको यूज़ करते हैं कहाँ पे ज़रा बताइए। और यूरेनियम का आइसोटोप होता है आपका 92U235, ठीक है, मतलब ये आपका यूरेनियम का आइसोटोप होता है जिसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, जल्दी से बताइए। तो इसको हम यूज़ करते हैं ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में, और इसको हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जहाँ पे फिजन रिएक्शन होती है ना, वहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक। क्लियर है, सबका सही आंसर है। चलो आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं आइसोटोप की। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम क्यों होती हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है एंड किसी भी एलिमेंट की उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसके एटॉमिक नंबर की वजह से आती है। तो आप इसको कभी भूलेंगे नहीं, भूलेंगे कि आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। सिर्फ आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। अब याद कैसे रखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है, तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि जो किसी भी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। एंड बिकॉज आइसोटोप हैव सेम एटॉमिक नंबर दैट्स वाई देयर केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम। आगे बढ़ते हैं। आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार उल्टे होते हैं आइसोटोप के। सच एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। वहाँ पे क्या था? सेम एटॉमिक नंबर था, डिफरेंट मास नंबर था। यहाँ पे मास नंबर सेम है बट जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, उनको हम आइसोबार बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्गन और कैल्शियम। ऑर्गन और कैल्शियम के एटॉमिक मास जो है वो सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट। और एक चीज़ और यहाँ पे मुझे बतानी, तभी वही मैं सोची मैंने खाली क्यों छोड़ा है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा जो मैंने खाली छोड़ा है। तो यहाँ पे खाली इसलिए छोड़ा, देखिए यहाँ पे ध्यान से। क्लोरीन जो होता है ना, क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, 17Cl35 और एक होता है 17Cl37। ये एग्जिस्ट करते हैं 3:1 के रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। जब इसका आप मैथमेटिक्स लगाएंगे यानी 35 जो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 अपॉन 3 + 1, जब ये करेंगे आप तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 35.5। यहाँ से आपका निकल के आएगा 35.5 जो कि नेट एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का। तो अगर आपसे पूछ ले क्लोरीन का जो नेट एटॉमिक मास है वो 35.5 कैसे आया या फिर क्यों आया, और ये क्वेश्चन पूछा हम लोगों ने किया। जो लोग पीवाई की सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, सीजल में ये पूछा जा चुका है। अभी जो लेटेस्ट वाला हुआ था कि इसमें किस रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं, इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ये आपके 17Cl35 3 पार्ट होते हैं इसके और 17Cl37 एक पार्ट होता है। तो ये हम जब करेंगे पूरा तो ये 35.5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से
क्लियर। आइसो बार आप समझिए क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं आइसो बार की थोड़ा, दे आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। वो यूजुअली आपके यहाँ पे अगर हम देख सकते थे आइसोटोप क्या होते थे, आइसोटोप होते थे एटम ऑफ सेम एलिमेंट के आइटम थे, हाइड्रोजन के थे, कार्बन के थे, क्योंकि याद करिए हमने पढ़ा था शुरू में ही कि नो टू एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, पढ़ा था ना, सॉरी, नो टू डिफरेंट एलिमेंट हैव कैन सेम एटॉमिक नंबर, दो डिफरेंट एलिमेंट के सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकते, बट यहाँ सेम एटॉमिक नंबर हैं, तो एलिमेंट थोड़ी ना अलग हुआ है, एलिमेंट तो हाइड्रोजन ही है ना, एलिमेंट तो कार्बन ही है ना, एलिमेंट तो कार्बन ही है ना, एलिमेंट तो क्लोरीन ही है ना, ठीक है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो एलिमेंट चेंज नहीं हुआ है। और क्योंकि यहाँ पे अब एटॉमिक नंबर, यहाँ पे देखो, क्योंकि अब यहाँ पे डिफरेंट आ गया तो एटॉमिक नंबर अपने आप चेंज हो जाएगा, एटॉमिक मास सेम रहेगा, ठीक है, क्लियर। और दे हैव सेम मास नंबर, दे पॉजेस डिफरेंट फिजिकल, इनमें फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग होती है, केमिकल भी अलग होती है, क्योंकि केमिकल तब सेम होगी जब आपका आइसोटोप होगा, जब सेम एटॉमिक नंबर होगा। दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। आइसोटोन क्या होता है, सच एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो जल्दी से फिल कर दीजिए इस पूरी टेबल को। तो प्रोटॉन इसमें कितने होंगे, 8 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे, इसमें कितने होंगे, प्रोटॉन 7 और इसमें इलेक्ट्रॉन 7, बिकॉज एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें, बताइए जल्दी से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से घटा देते हैं, 8 आ जाएगा, इसमें घटा देंगे दोनों को, 8 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, खत्म बात, ठीक है। तो आइसोटोन हो गया। कुछ न्यूमेरिकल लेंगे आप, घर से करके लाएंगे और कल चेक होगी कॉपी, सभी ध्यान सुन, ठीक है। तो अभी हम लोग एटॉमिसिटी पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ये आप लोग करेंगे जल्दी से, और आंसर दीजिए जो अभी मैंने आप स्क्रीन में दिखाया, तब तक आंसर दीजिए जल्दी से इनके, ठीक है। तब तक हम लोग एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं यहाँ पे। परमाणुता जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, इसको बोलते हैं परमाणुता। परमाणुता होती क्या है, तो हमने अभी देखा हाइड्रोजन बेचारा अकेला घूम रहा था, एक हाइड्रोजन से बोला ये आओ ना यार प्लीज़ आओ ना, तो बन गया H2। H2 कितने एटम्स, हाइड्रोजन जब एलिमेंट बनना पड़ा, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब बना तो इसमें 2 एटम्स आए और तब कंबाइन होकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना एक, तो इसकी एटॉमिसिटी 2, खत्म, ठीक है। ये कार्बन है, कार्बन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन है, ये बोलेगा क्लोरीन, ये क्लोरीन इधर आओ, तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलेगा भाई मेरे पास 1 है, मेरे को 1 देना है किसी को, बोले भाई यार, कार्बन बोलेगा भाई मेरे को तो 4 लेना है, भाई अपने 3 दोस्तों को और बुला के लाओ ना यार, ठीक है, चारों मिल के शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसने क्या किया, कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन इससे, एक इससे और एक इससे ले लिया, ठीक है। तो पहली बात तो फॉर्मूला कैसे बना हमने देख लिया। अब क्योंकि इसने 4 के साथ कंबाइन किया CCl4, तो इसमें एक्चुअल में जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मॉलिक्यूल बना, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा CCl4 बना, इसमें कितने लोगों को कंबाइन होने की ज़रूरत पड़ी, 1 कार्बन और 4 क्लोरीन, तो इसकी एटॉमिसिटी 5 हो जाएगी। तो जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो सेम एलिमेंट का भी 2 एटम हो सकते हैं, वो डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं, कार्बन क्लोरीन था, वहाँ हाइड्रोजन था, ठीक है, ठीक है। हीलियम घूम रहा था, हीलियम बेफिक्र होकर घूम रहा है, क्यों बेफिक्र होकर घूम रहा है, क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं कि किसी से रिएक्शन करे, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी 1 होगी। जिसकी एटॉमिसिटी 1 होती है उसको मोनो एटॉमिक बोलते हैं, जिसकी एटॉमिसिटी 2 होती है उसको डाई एटॉमिक बोलते हैं, जिसकी 3 होती है ट्राई बोलते हैं, जिसकी 4 होती है इसको टेट्रा बोलते हैं, इससे ज़्यादा है तो फिर पंटा कुछ नहीं कर पाएंगे, पंटा हेक्सा, सीधे पॉली लगा दो, बात खत्म। कितना आसान कॉन्सेप्ट था कि नहीं था, ठीक है। अब मान लेते हैं वाटर बना, अब वाटर अगर बनना है तो H2, ये 2 हाइड्रोजन आएंगे और ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन घूम रहा था, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे करके ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, हाइड्रोजन लोग टहल लेते, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर टहल लेते, दोनों को बोला इधर आओ दोनों, हमको तो अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन दो, ठीक है। तो ये क्या बन गया, H2O बन गया। एटॉमिसिटी 3 होगी, क्यों, क्योंकि 3 लोगों की ज़रूरत पड़ी यहाँ पे 3 लोगों की ज़रूरत पड़ी है, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ी है उस मॉलिक्यूल को बनाने में, दैट इज़ वॉट नोन एज एटॉमिसिटी। सोडियम हो गया, सोडियम, ठीक है, ये मोनो एटॉमिक है, ठीक है। सोडियम अगर सिंगल सोडियम उसकी बात करें, अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें, NaCl की सिर्फ बात करें यहाँ पे, तो ये आपका डाई एटॉमिक होगा, ठीक है। ये मेटल्स की बात हो रही, इसको आप स्किप कर सकते हो, यहाँ पे बस फोकस करो, ठीक है। ये हम लोग मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में देखेंगे, तब आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। सल्फर पॉली एटॉमिक होता है, बिकॉज इसकी एटॉमिसिटी 8 होती है, अगर कभी स्पेसिफिकली पूछ ले कि कितनी होती है तो इसकी 8 होती है, फॉस्फोरस की 4 होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। सभी को समझ में आ गया एटॉमिसिटी वाला कॉन्सेप्ट।
एटॉमिसिटी कितना आसान है, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड की बोलो AlCl3 कितनी होगी, 4 होगी, बिकॉज 3 क्लोरीन और 1 एल्यूमिनियम लगा है इसमें तो, ठीक है। ये बहुत रिपीटेड कॉन्सेप्ट है आपका। क्लियर है यहाँ तक? सर चलो अभी बता देते हैं, अभी बता देते हैं, ठीक है। उसका भी यानी कि सम एलिमेंट्स विद वेरिएबल वैलेंसी, डिफरेंस बिटवीन आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ये हम पढ़ेंगे जब मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड पढ़ेंगे। तो मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है जो कि काफ़ी स्ट्रांग होता है, उसको तोड़ने के लिए जो उससे कंपाउंड बनते हैं उनको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, अभी नहीं, ठीक है, कल वाले चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। ऑल नॉन मेटल्स लाई इन पी शेल, एक ऐसा क्वेश्चन है, ऑल नॉन मेटल लाई इन पी शेल, समझा नहीं आपको इसको? क्योंकि भाई S8 ये जब ये मॉलिक्यूल बनता है जो कि सल्फर का एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है, तो उसमें S8 वहाँ पे 8 सल्फर को आना पड़ता है, ठीक है, इसलिए S उसकी है ये, ठीक है। डन डन, ऑल क्लियर, ओके 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 ओके। चलो वेरिएबल वाला ही बताते हैं, क्या एक चीज़, अभी 8 क्यों होती है? क्योंकि S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इसलिए 8 होती है, खत्म बात है। अब जैसे अब बोलो वाटर H2O क्यों होता है, वाटर H2O क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन के उसमें वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, तो H2O हो गया, वो 3 एटॉमिसिटी हो गई। सल्फर में 8 सल्फर के एटम्स आते हैं तब वो बन पाता है सल्फर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि भाई 8 ही क्यों आता है, मतलब थोड़े में काम क्यों नहीं चल जाता? क्योंकि सल्फर काफ़ी बड़ा है। जैसे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कैसा होता है, ऑक्सीजन की अगर बात करें, ऑक्सीजन होता है आपका O2 फॉर्म में, इसका 2 ही में काम चल जाता है। क्यों? क्योंकि छोटा होता है सल्फर कंपैरिजन में, सल्फर बड़ा होता है काफ़ी, ठीक है। तो इसी वजह से इसको थोड़े से 8 एटम्स की ज़रूरत पड़ती है, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं वैलेंसी में, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लिख लीजिए कि कुछ हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। वेरिएबल मतलब एक से ज़्यादा वैलेंसी ऑब्जर्व मिलती है, हमें यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहीं पे लिख देते हैं, कहाँ पे लिख दें, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज यहाँ बेटर रहेगा, ठीक है। नोट्स में इसको ऐड कर लेना। एलिमेंट्स विद वेरिएबल वैलेंसी, इसमें होते हैं आपके जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, ठीक है, और सल्फ़र हो गया आपका, आयरन कॉपर सल्फ़र, मरकरी हो गया आपका, ठीक है, मरकरी हो गया, ठीक है, और आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सल्फ़र, टिन लिख लीजिए, टिन जिसका सिंबल Sn होता है, ठीक है। तो ये हैं आपके, ठीक है। और हाँ, जैसे अभी किसी भी एलिमेंट का जब केमिकल सिंबल लिखा जाता है तो एक संस्था है, उस संस्था का नाम है क्या, उसका संस्था का नाम है IUPAC, दैट इज़ IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये संस्था का नाम है जो केमिकल सिंबल्स को अप्रूव करती है, ठीक है, क्लियर। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, एलिमेंट कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आपकी वैलेंसी वेरिएबल होती है, एक से ज़्यादा होती है, जिसमें आयरन कॉपर सल्फर मरकरी ये सब आते हैं, टिन, ठीक है। तो यहाँ पे होती है हमारी सारी चीज़ें ख़त्म। एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ हाँ, एक चीज़ बची है छोटी सी, दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन आप जल्दी से अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो भाई चलो कर देते हैं, ये क्या है ये आपके, ये आइसोबार हुए क्योंकि सेम एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, ये तो पूछा ना आपसे, ये तो फॉलोइंग आइसोटोप्स, ठीक है। तो आइसोबार है ये आपके क्या आइसोटोप हैं आपके, क्यों? क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास हैं आपके, ठीक है। ये क्या है अगेन आइसो, अच्छा 2He3 2He3, यही थिंक गलत है, 2He4 यहाँ पे कर लो, ठीक है। तो सेम ये भी आपका आइसोटोप हो जाएगा, ठीक। ये इसकी अगर बात करें तो 8 8 16, तो अगेन आइसोटोप है ये आपका आइसोटोप। मोल कॉन्सेप्ट आते हैं, व्हाट इज़ दिस मोल कॉन्सेप्ट? तो केमिस्ट्री में मोल का इस्तेमाल किया जाता है। केमिस्ट्री में हम ये नहीं बोलते जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है कि इतने ग्राम ऑक्सीजन को ले लो, ठीक है, मतलब
क्योंकि उनका बहुत ही सिग्निफिकेंट, ये आखिरी है, ठीक है, इसके बाद थैंक्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब है, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन थोड़े से करेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो मोल, जब हम केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे नहीं बोलते कि भाई इतने ग्राम इतना ले लिया फिर इतने ग्राम। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जाते हैं केले वाले के पास, ठीक है, हम बोलते हैं 1 दर्जन केला दे दो, 1 डज़न, 1 डज़न, तो 1 डज़न का मतलब है 12 केले। यही तो मतलब होता है इसका कि 12 केले दे दो, या फिर 1 दर्जन अंडे दे दो तो मतलब 12 अंडे दे दो। अब अंडे का या फिर उस केले का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ठेले के पास गया, 12 केले 1 दर्जन लेके आया, दूसरे ठेले वाले के पास गया, अब ये जो 12 केले लेके आया दूसरे ठेले वाले से 12 केले लिए, क्या दोनों का जो दोनों का वेट होगा सेम होगा क्या? दोनों का जो आपका जो भी वेट होगा वो सेम होगा क्या? वेट सेम नहीं होगा, लेकिन नंबर सेम है। इसी तरह जब हम केमिस्ट्री में रिएक्शन करवाते हैं तो मोल कॉन्सेप्ट यहीं से आपका आता है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ में एक कार्बन एटम रिएक्ट कर रहा है, व्हाट डज दिस एक कार्बन एटम रिएक्ट कर रहा है मीन्स, तो जब मैं बोलता हूँ एक कार्बन एटम रिएक्ट कर रहा है उसका मतलब है कि उसमें टोटल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं। अब इस एक कार्बन में बोल रहा हूँ एक कार्बन का एटम रिएक्ट कर रहा है जिसमें कि इतने पार्टिकल हैं कार्बन एटम के, ठीक है। फिर अगर मैं बोलता हूँ कि एक नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन का एटम, तो उसमें इतने पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इतने ही पार्टिकल होंगे उसमें 6.022, लेकिन इसके और इसके अलग होंगे, इसका मास और इसका मास अलग होगा, राइट। शायद आप समझ पा रहे होंगे, जैसे कि वही जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरह से अगर एक ठेले वाले से मैं खरीदता हूँ तो उसका जितना होंगे नंबर में सेम ही, बट अगर मैं बात करूँ उनका जो वेट होगा वो डिफरेंट होगा। यही होता है हमारा एवोगैड्रो या फिर मोल कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं। मोल में अगर बात करें, मोल एक यूनिट होती है जिसको हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को दर्शाने के लिए, क्वांटिटी को दिखाने के लिए। तो अगर हम केमिस्ट्री में एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं कि इसमें इतने कहीं भी बोलते हैं इसमें इतने एवोगैड्रो नंबर हैं, तो एवोगैड्रो नंबर का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। जिस तरह हम डज़न का यूज़ करते हैं 12 को सिग्निफाई करने के लिए, उसी तरह एवोगैड्रो नंबर का यूज़ करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 को दिखाने के लिए। इज़ दैट क्लियर? ये चीज़ सभी को क्लियर है कि नहीं, बताइए जल्दी से। फिर यहाँ पे एक बेसिक सा न्यूमेरिकल भी आपसे बन सकता है, तो उसको भी यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, बेसिक सा क्या न्यूमेरिकल बनेगा। आगे स्लाइड नहीं है क्या? रुको, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सर इसमें कितना होगा? उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 एक वैल्यू है। जैसे अभी मैंने बताया, अगर एक कार्बन एटम बोल रहा हूँ तो एक कार्बन एटम में इतने एलिमेंट होंगे, कार्बन एटम्स के इतने पार्टिकल होंगे, सॉरी नॉट एलिमेंट, इतने पार्टिकल होंगे। वॉइस नहीं आ रही थी, सॉरी वॉइस नहीं आ रही थी। चलो, तो यहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ एक्सप्लेन करी मैं बता देता हूँ। मैंने खुद ही न्यूमेरिकल लिख के खुद ही सॉल्व कर दिया, ठीक है। जल्दी से यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपसे पहले मैं फिर से रिवाइज़ करवाता हूँ मोल कॉन्सेप्ट हमने क्या क्या पढ़ा। ये पता नहीं क्या हो गया टेक्निकल ग्लिच की वजह से। मोल कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा कि जब हम केमिस्ट्री में हम मोल को यूज़ करते हैं, जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में एक वर्ड यूज़ करते हैं डज़न, दर्जन, 12 क्वान्टिटी को दिखाने के लिए, वैसे ही हम केमिस्ट्री में इतनी क्वांटिटी को दिखाने के लिए एक मोल का इस्तेमाल करते हैं। यानी एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। जैसे बोलता हूँ एक कार्बन के एटम में कितने एटम्स टोटल होंगे, तो उसका मतलब हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 उसमें एटम्स होंगे कार्बन के। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ एक मोल ऑफ नाइट्रोजन, एक मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो इसका मतलब हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे नाइट्रोजन के उसमें। तो एक मोल का मतलब एक तरह से एक क्वांटिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है केमिस्ट्री में। जैसे दर्जन का यूज़ करते हैं वैसे केमिस्ट्री मोल का यूज़ करते हैं।
नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, और इसको एवोगैड्रो नंबर इसलिए बोलते हैं बिकॉज एवोगैड्रो जी ने इसे नंबर दिया था, ठीक है। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम दो फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, या तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, या गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर का यूज़ करेंगे, जिसको कि मैं इस तरह से समराइज कर सकता हूँ। फिर मैंने दो यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखे। मैंने आपसे बोला कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स इन 2 ग्राम ऑफ हीलियम, यानी 2 ग्राम हीलियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो मैंने क्या किया, ये गिवन मास था तो मैंने ऊपर लिखा, अपॉन मॉलिकुलर मास, हीलियम का 4 होता है, ठीक है। कैसे 4 होता है, ये ज़्यादातर जो एलिमेंट होते हैं उनका एटॉमिक मास उनके एटॉमिक नंबर का दुगना होता है, कुछ विद सर्टेन एक्सेप्शंस जो हम लोग पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें 0.5 मोल ऑफ एटम्स निकला है, किसके, हीलियम के। तो अगर इसको हम पूरा वैसे क्लियर करेंगे तो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 होता है एटम्स, तो इससे उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, ठीक है। खैर ये चीज़ आप समझ गए। अब अगर दूसरे तरह से सवाल पूछ लेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल आपसे दे दे, तो कैसे आप नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, और एवोगैड्रो नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल आपके हैं 12.022 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 20 आंसर निकल के आ जाएगा, सिंपल, ठीक। ये था हमारा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इस टेक्निकल ग्लिच की वजह से काफ़ी लंबा खींच गया, चलो खैर। अब जल्दी से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए, हु कॉइन्ड द टर्म एटम। नहीं होगा तो कल क्वेश्चंस कर लेंगे, बाकी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो अंजलि प्लीज सेंड योर आईडी। अच्छा यूनिट नहीं लगा है सर, आप कहाँ पे यूनिट लगानी है भाई। नंबर ऑफ मोल में यूनिट नहीं लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल की कोई यूनिट नहीं होती है, नंबर ऑफ मोल की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। कि उसमें मीटर पर वो 20 जैसे वो निकला तो मोल निकला, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर होगा डेमोक्रिटस, डाल्टन नहीं, डेमोक्रिटस ने दिया था वर्ड एटम, शुरू मैंने आपको बताया था, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, चैडविक ने। ईंट पर नाच, ठीक है, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। क्वेश्चन थर्ड, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1897 बाई। इलेक्ट्रॉन की खोज वर्ष 1897 में किसने करी थी, किसके द्वारा करी गई थी। टी.ए. एडिशन यानी थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला, थॉमसन, या फिर अब जानते इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, आसान सा है। थॉमसन रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ, वही सेम रिपीट हो रहा है आपका। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 2 सब एटॉमिक पार्टिकल नोन एज न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियोसाइड या फिर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज नोन एज न्यूक्लियन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, न्यूक्लियन को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियन को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, मास नंबर, ठीक है। न्यूक्लियन इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसी को हम मास नंबर बोलते हैं। 9th, इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑर्बिट आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड एज, जो आउटर मोस्ट शेल में ऑर्बिट करते रहते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अणु की संयोजन क्षमता। एन एटम हैज़ अ मास ऑफ 37, एटॉमिक मास उसका 17 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, दैट इज 17 आंसर होगा। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछता तो हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को घटा देते, 20 आंसर आ जाता। 11th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्टली अकाउंट्स फॉर द मास ऑफ एन एटम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु के द्रव्यमान के लिए अधिकतर जिम्मेदार होता है। मोस्टली अकाउंट फॉर द मास, तो मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यूक्लियन। विच मेटल वॉज यूज बाई रदरफोर्ड इन इज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कौन से मेटल का यूज़ किया था, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर या फिर लेड। आंसर क्या होगा, गोल्ड। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही मैलिएबल होता है, इसकी थिन शीट्स ड्रॉ की जा सकती हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटॉमिक नंबर चेंज होता है, चेंज एंड देन इज रिस्टोर्ड, चेंज ऑल्टरनेटिवली फिर रिमेन सेम। तो हमने देखा था कि किस तरह से एटॉमिक मास सेम रहता है और किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, एटॉमिक नंबर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, तो वो सेम ही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु की परमाणु संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, एटॉमिक नंबर को सिग्निफाई नहीं करता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, यही एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल टू बी डिस्कवर्ड, फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल वॉट टू बी डिस्कवर्ड वॉज इलेक्ट्रॉन बाई जे थॉमसन, ठीक है। अगला है द ऑर्बिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज, शेल, एनर्जी लेवल, ए एंड बी आर करेक्ट, या फिर वैलेंसी। मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं शेल, ठीक है, ठीक है, ऑर्बिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
द ऑर्बिट और शेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज, नाभिक के निकटतम कक्ष या फिर कोश को किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होती है उसको के शेल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। द के शेल कंटेन्स ऑन मैक्सिमम डैश इलेक्ट्रॉन्स, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं के शेल में? तो के शेल में 2n² फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg में था वो, तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, तो वो 3128 में बदल जाएगा आपका। ठीक है, अगला है द वैल्यू ऑफ प्रोटॉन चार्जेस। तो प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन आवेश का मान कितना होता है? तो इतना बात तो हमें पता है, प्रोटॉन में नेगेटिव चार्ज नहीं पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम पढ़ा था। ठीक है, 8 तो कुछ पढ़ा नहीं था, मतलब सॉरी 8 तो पढ़ा नहीं, तो ये तो होगा नहीं। आंसर क्या होगा आपका? आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक जो सिंपल या 10 से गुणा और 10 से भाग कर दिया। ठीक है, 10 से गुणा और 10 से भाग का मतलब क्या है कि 10 से भाग इसमें करेंगे तो 0.16 आ जाएगा और 10 का गुणा इसमें 10⁻⁻18 बना देगा इसको। अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स फॉर्म्स, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम क्या बना देता है? एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। फिर वहीं से हम एटॉमिसिटी वाला कॉन्सेप्ट देखे थे। 23rd, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज, मॉलिक्यूल, एटम, कंपाउंड या फिर एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम। ठीक है, एटम, परमाणु। प्रोटॉन अपॉन न्यूट्रॉन इज डैश टाइम्स हैवियर दैन इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने गुना भारी है इलेक्ट्रॉन से। तो हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का सेम चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में तो कुछ चार्ज ही नहीं होता है, चार्ज तो सेम होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, बट हमने देखा था प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल मास होता है और प्रोटॉन का मास अगर बात करें 1840 गुना होता है। कहीं कहीं पे 1836 गुना भी देखोगे, बट वो उतना मैटर नहीं करता है बिकॉज ऑप्शन इतने क्लोज नहीं होंगे। 1840। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बाकी जितने क्वेश्चन होंगे वो आप खुद से करेंगे और उसके बाद हम लोग कल उनके आंसर्स देख लेंगे। ठीक है, चलिए। एन एटम डिफर फ्रॉम एन आयन विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एटम और आयन में क्या अंतर होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, चार्ज, इलेक्ट्रॉन या फिर मास नंबर। तो यहाँ पे इनके जो न्यूक्लियर चार्ज होता है उसमें डिफर होता है, बिकॉज आयन में आपका चार्ज आ जाता है, प्लस तो कैटायन, माइनस तो एन आयन। ठीक है, कैटायन, धनायन, हीता, हेस, एन आयन, ऋण आयन। कैटायन धन आयन होता है, तो मैंने उल्टा बोल दिया था क्या? अच्छा, उल्टा बोल दिया था। ओके, मैंने उल्टा बोल दिया था शायद, सॉरी फॉर दैट। कैट आयन होता है आपका धन आयन। ठीक है, क्योंकि इसके पास धन ज़्यादा है तभी इसने धन दिया। ठीक है, धन आयन। और एन आयन होता है ऋण आयन, इसने ऋण लिया, यानी कि किसी से लिया है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन डिटरमाइन करता है? एटॉमिक नंबर। तभी तो आइसोटोप की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द वेट ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन। तो जो एटम का वेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो वेट ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन, वेट ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, दैट इज ए एंड बी। ठीक है, 3 क्वेश्चन और। इफ बोथ के एंड एल शेल आर फुल व्हाट वुड बी द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। बताइए जल्दी से। यदि के और एल शेल दोनों भरे हुए हैं तो उस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल शेल में अगर बात करें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दोनों फुल है, नहीं दोनों में फुल है, नहीं दोनों मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, नहीं 10। दैट इज़ ये आपका हीलियम एटम है। ठीक है, ये क्या है? ये आपका हीलियम एटम की बात हो रही है, ये हीलियम एलिमेंट की बात हो रही है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर मास नंबर ऑफ एन एटम। तो मास नंबर का क्या फॉर्मूला होता है? मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, एक सेकंड यहाँ पे मैंने गलती से ए टिक कर दिया, आंसर इसका सी होगा। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सी में है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, कैथोड रेज आर अ बीम ऑफ। बताइए जल्दी से, कैथोड रेज आर अ बीम ऑफ। ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है और इसके आगे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको होमवर्क से करके लाने हैं। आंसर इसका इलेक्ट्रॉन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके आगे कितने क्वेश्चंस हैं आपके? 53, यानी 23 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसका आखिरी क्वेश्चन है, एटम्स दैट हैव द सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड एज। सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, क्या बोलते हैं इनको? आइसो बार बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और आज का लेक्चर होता है ख़त्म। आज का लेक्चर कैसा था मुझे पता है, आखिरी में आज का लेक्चर थोड़ा सा ये टेक्निकल ग्लिच और वॉइस के इशू की वजह से थोड़ा सा डामाडोल टाइप हो गया, लेकिन बाकी आप बताइए कैसा रहा आज का लेक्चर।
अब अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से कभी पढ़ी ही नहीं है बिल्कुल भी, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो आपको लगेगा ही हार्ड वर्क, ठीक है। आपको किसी मतलब यहाँ पे मतलब आपको अगर दिक्कत हो रही तो कहीं आपको कम दिक्कत हो रही होगी, है ना। जैसे ज्योग्राफी वगैरह में हो सकता है, आप आर्ट्स बैकग्राउंड है तो कम दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। सर कैटायन धनायन होता है इस बार। सर नमस्ते में कहा, एक सेकंड, किसका डाउट है, एक सेकंड। कैटायन धनायन होता है 2 8 8 18 18 का क्या मतलब है। इस थर्ड में तो 18 होने चाहिए, लाइक पोटेशियम का 19 है तो 289 होना चाहिए ना सर। हाँ तो 289 ही तो 289, अच्छा, मतलब उसमें 18 आ सकते हैं ना। इसके पीछे का थोड़ा सा ना डीप कॉन्सेप्ट है इसमें, मुझे आपको फिर पी शेल इन सब में ले चलना पड़ेगा। एस पी डी एफ ये जो हमारी होती है ना डिफरेंट टाइप्स की जो शेल होती हैं, वो समझाना पड़ेगा, काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है, ठीक है। या तो अब चलो, या तो फिर मैं कल एक्सप्लेन कर दूँ इस चीज़ को, बताओ कैसा रहेगा, क्योंकि अब काफ़ी लोग निकल लिए यहाँ से। कैथोड रेज ना, कैथोड रेज में भाई नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, ठीक है, प्रोटॉन नहीं होगा। सर हमें कहाँ मिलेगी क्वेश्चंस की पीडीएफ? एप्लीकेशन के अंदर ही मिलेगी, एप्लीकेशन के अंदर। अंजलि आप अभी क्या रह गया? सुबह सुशांता क्या रह गया, ज़रा बताओ जल्दी से, क्या रह गया है बताओगे ज़रा। कुछ कॉन्सेप्ट और भी रह गया है, क्या रह गया वो नहीं लिख रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट और भी रह गया है, कुछ कॉन्सेप्ट और भी रह गया है, स्पैम कर रहे हैं। सर पे हो करना होगा क्वेश्चंस के लिए, कैसा पे? ये बैच की वीडियोस हैं तो इस वजह से ये प्राइवेट हो जाती हैं, आपको परमार एकेडमी एप्लीकेशन में मिल जाएंगी ये वीडियोस, है ना। अभी देखो कमेंट नहीं आ रहा है, फिर कुछ और भी रह गया, क्या रह गया वो नहीं निकल लिए। पी ब्लॉक एस ब्लॉक डी ब्लॉक अभी डिस्कस नहीं किए दिलशाद अंसारी, इसी वजह से मैं वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ। वो जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊँगा पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक ये सब क्या होती हैं। नहीं, इस बैच का वो पीडीएफ वाले कोर्स में नहीं मिलेगा। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, बाकी मिलते हैं कल शाम को क्लास होगी, और मॉर्निंग में हमें पता है पॉलिटी का 1 शॉट लेक्चर होगा, ठीक है, 9 AM पे स्टार्ट होगा, राइट।